ये जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, जैसे नाबालिग लड़कियों में सबसे ज्यादा मामला सामने आता है, जो प्यार के चक्कर में पड़ती हैं और फिर वो पहुंच जाती है। एक लड़की वो तो 15-16 साल की है जो कहती है आई एम प्राउड। अगर आप जाते हो रेड लाइट एरियाज में जहाँ पे इन लोगों के कह सकते हैं कि धंधा चल रहा होता है, तो क्या ऐसा भी होता है? ये भी प्लेजर की बात है, प्लेजर के लिए लोग कैसी कैसी चीजें कर देते हैं, बहुत ही दर्दनाक चीजें करते हैं लड़कियों के साथ। तो क्या ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा शख्स उसमें इन्वॉल्व होता है? ये भी होता है क्या? नहीं, तो 15 से 20 कस्टमर नहीं होंगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी? ये जॉब वाली भी है जो 10-15 हज़ार की जॉब कर रही हैं तो और पैसा कमा लो, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड शूज। तो क्या इनकी जान को खतरा नहीं होता? हम सेक्स ट्रेड में बदल गए हैं। ये हिंदुस्तान एक यौन व्यापार में बदल गया, जहाँ स्त्री देह की विमर्श नहीं होती, व्यापार किया जाता है उसके लिए। स्पा, मसाज पार्लर, होटल्स, सब जगह ये सब चल रहा है। वाइफ स्वैपिंग वो क्या है? बड़े बड़े लोग वो हर सैटरडे संडे ये वाइफ स्वैपिंग का खेल खेलेंगे। हाँ। एक ट्रे रखी जाएगी, उसमें सब लोग अपनी चाबी छोड़ देंगे, उसके बाद लाइट 1 सेकंड के लिए बंद, फिर जिसने जिसकी चाबी उठा ली आपको रोकने की कोशिश की जाती होगी। हाँ यूँ कहेंगे बस, ये अरे मैडम इसके यहाँ तो कुछ होता नहीं है, आप बेकार यहाँ परेशान हो गए हैं। तो कमीशन तो जाता होगा ना? तभी 200 रुपये पर हेड जाते हैं, 1500 रुपये महीने जाता है। और ये 200-300 के लिए बच्चे साथ सब खेल सब जाते खेल हैं। जाते हैं। मतलब वो ड्रग की तस्करी Addict तो धंधा है, करने बिल्कुल एडिक्ट तो है ही, है ही। और एकदम सोफिस्टिकेटेड। और कितनी बड़ी है वो? कितनी अब क्या वो साल है? 20-21 साल की है, क्योंकि वो अपनी देह को इस्तेमाल करती है। माई बॉडी माई चॉइस। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शर्मिला चौहान, और आज इस खास पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी खास मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने कई ऐसी बच्चियों, कई ऐसी लड़कियों की जान बचाई है। मैं कह रही हूँ जान बचाई है उन्होंने, उन्हें एक नई जिंदगी दी है। और आज वो खास शख्स हमारे साथ मौजूद है, हमें ये बताने के लिए, हमें अपनी जीवन की कुछ अनसुनी कहानियां बताने के लिए, और हमें ये बताने के लिए कि जीवन में, इस दुनिया में आजकल क्या हो रहा है, और खासतौर पर बच्चियों के साथ क्या हो रहा है। सिर्फ बच्चियां ही नहीं, बच्चों के साथ भी बहुत कुछ हो रहा है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं जो ना कभी आपने देखी होगी, ना सुनी होंगी, लेकिन इन्होंने उसे अनुभव किया है। इन्होंने बच्चियों की जान बचाई है, बच्चों की जान बचाई है। बहुत सारे ऐसे जुर्म जो ढाए जा रहे थे, उससे कई लोगों को इन्होंने मुक्त कराया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हम अपनी खास मेहमान का, अतुल कुमार का। बहुत बहुत स्वागत है मैम हमारे इस खास पॉडकास्ट में, एफएम न्यूज में। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आई हैं, और आपके 2 शोज और हो चुके हैं, इसके पहले भी आप कई बार आ चुकी हैं, लेकिन मुझे ये मौका मिला, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मैं चाह रही थी जिस तरह से आपके जीवन में आपने जो भी कार्य किए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो दर्शकों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जब आप कहती हैं हाँ। तो कोई भी सुनता है। एज एन ऑडियंस जब मैं सुनती हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता है कि क्या इस दुनिया में, आज के जीवन में ये सब संभव है, ये सब भी होता है क्या? प्लेजर के लिए कोई किसी को पीट सकता है? किसी की चीखें सुनने के लिए क्या उसको मौत दे सकता है? तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस खास प्रोग्राम को। और आपसे सबसे पहले तो मैं शुरुआत में ये पूछना चाहूंगी कि अब तक आपने कई रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं मैम। कई रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान आप पे भी कई हमले हुए होंगे, आपकी जान को भी कई खतरा हुआ होगा। कैसे बचती हैं और कैसे इन तमाम चुनौतियों का आप सामना करती हैं? ऐसे तो जनरली तो होते रहते हैं, भाई हाथापाई होती है उस समय बहुत, अभी जैसे रिसेंट में चोट लगी है। लेकिन सबसे बड़ा जो हम पे हमला हुआ 2010 में, उसमें हमें तो मार दिया गया था। मतलब हमारी गाड़ी पे एक दूध का टैंकर चढ़ा दिया गया था, और कोई हमको घर से ही किसी ने रेकी की हुई थी, और साल का आखिरी दिन था, हल्की हल्की बारिश थी, तो हमारी बेटी की शादी नज़दीक थी, 8-10 दिन बाद शादी थी। तो हम कुछ, हमारे यहाँ रिवाज है कि पहला जो निमंत्रण है वो भगवान को, और दूसरा निमंत्रण अगर बेटी या बेटा उनकी ससुराल है तो समध्याने में जाने का। तो हम बेटी के घर, बड़ी बेटी के घर देने जा रहे थे, तो किसी को सटीक हमारे बारे में रेखी थी कि कैसे जा रहे हैं, कौन सी गाड़ी है हमारी। हमने 3 गाड़ियाँ बीच में बदली, ये क्योंकि आभास हो गया था कि ये कोई हमारा पीछा कर रहा है। मगर फिर भी उसको ये भी पता था, उनको वहाँ हमें मारना ही नहीं था, उनको वहीं मारना था जहाँ हम जा रहे हैं, कि वहाँ सब फिक्स था। जैसे इस रोड से हम यूँ जा रहे हैं और रोड पार करके वहाँ से उनका घर आना था, तो हमको रोड पार करनी थी।
बिल्कुल सामने दूध का टैंकर खड़ा हुआ था, भरा हुआ एकदम। तो वो अचानक मुझे लगा कि ये हमारी तरफ चला। मैंने, जो हमारे साथ थे साथी हमारे, गाड़ी चला रहे थे, तो मैंने उनका ये तो देखिए हमारी तरफ आ रहा है। तो इतना मौका हमको नहीं मिला संभलने का, ना उनको ना मैं, बस उन्होंने मुझे सिर से पकड़ के तो नीचे किया। तो अगर आप देखेंगे तो मेरे सारे माथे वाथे पे सब, और मेरे पैरों में रॉड हैं, ये एक शिकंजा है। और वो तो बुरी तरह डैमेज हुई, क्योंकि गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने अपने आप को बचाने की, मुझे बचाने की बहुत कोशिश की। तो अभी तक भी मतलब बहुत ख़राब हालात में हैं, और हमें नहीं पता फिर हम कैसे आए। ड्राइवर थे जो गाड़ी चला रहे थे? हाँ, जो गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी हम उनकी ले रहे थे उस दिन, क्योंकि बीच में से हमारी छोड़ी उन्होंने, कहा कि नहीं कोई तो पीछा अभी भी करेगा। उनकी हालत गंभीर है? हाँ, वो मतलब इस हालत में है कि बहुत ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, बहुत ज़्यादा कहीं जाते नहीं हैं, गाड़ी चलाते हैं तो बहुत कम, यार मतलब बहुत चलते फिरते नहीं हैं। तो वो मजबूत आदमी हैं, तो सर्वाइव कर गए। 1 साल पूरा बेड पे रहे। इसके बावजूद भी रिस्क पे आप बच्चों की जान बचाती हैं, बच्चों के लिए काम करती हैं। उसके बाद भी तो क्या रिटायरमेंट है इसमें? नहीं चाहती हैं रिटायर होना? नहीं, हम तो चाहते हैं कि जिस दिन जाएं दुनिया से, उस दिन भी किसी बच्ची का हाथ जरूर हाथ में होकर बाहर निकल जाए, रह ना जाए, हमारे मरने से कोई बच्ची ना रह जाए कि हमको पता लग गया और सडन हमारी डेथ होगी। ऐसा मत करना, प्रभु से हमेशा कहती हूँ कि उस बच्ची को निकाल दो, फिर ले जाना, स्वतंत्र हो। अब तो हम कब्र में पैर लटकाएं, 62 ईयर्स के हो गए हैं, तो कभी भी ले जाओ, लेकिन बच्ची अगर सामने है तो उसको निकालने के बाद ले जाए। इतनी प्रार्थना हर दिन जरूर करती हूँ, ये कभी नहीं मन में कि नहीं। सोचती हूँ कि हमारा ऐसे भी टैगलाइन भी है कि कोई उन सीढ़ियों पे ना चढ़े, ये मेरा प्रयास हमेशा होता है। तो कई बार सीढ़ियों से नीचे ही बचाया है बच्चियों को। मेरे वॉलंटियर्स बहुत दिलो जान से साथ होते हैं, जिनको जो हर तरह से हमारी मदद करते हैं, तन मन और धन से, हर चीज़ से। तो ये वॉलंटियर्स इनको आप सिखाती हैं कैसे क्या काम करना है, किस वो तरीके तो से? स्वाभाविक है, स्वाभाविक है कि भाई वो तो अभी सीखे। आपकी टीम में कितने वॉलंटियर्स? बहुत लोग हैं, 3-4 हज़ार के करीब लोग हैं। 3-4 हजार हाँ, के करीब वो लोग? ऑल ओवर इंडिया में भी हैं। ओके ओके, क्योंकि पूरे हर भारत में कहीं से भी कोई हाँ, आपको संपर्क कर सकता हाँ, है, और हाँ। आप या तो अपने वॉलंटियर्स को मेरे भेज दोगे? देखिए, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, मेरे वॉलंटियर्स तो हैं ही हैं, इनको मैं बहुतों को मिली भी नहीं हूँ कभी, तो वो तो हैं ही। लेकिन इसके अलावा मैं खुल के बात कहती हूँ, जहाँ एक तरफ मुझे पुलिस के बड़े कड़वे अनुभव हैं, उसके बाद ऐसे भी हैं कि जैसे जीआरपी के लोग बड़े संवेदनशील हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के प्रति। आरपीएफ है, बहुत इन लोगों का, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का, और ये जीआरपी का, तो बहुत हमें सहयोग रहता है। जैसे हमने वो सोनागाछी से लड़की निकाली, तो हमने सीआरपीएफ की जगह, कोलकाता के सोनागाछी से निकाली? हाँ, तो आरपीएफ के सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि रिस्की जोन माना जाता है पूरे देश में, पूरे भारत में। वहां से आपने रेस्क्यू किया एक लड़की को? हाँ, और देखिए, मैंने, अगर मैं कहूँ कि मैंने किया, हरगिज भी नहीं किया। मैं कोई क्रेडिट ऐसा नहीं लेती, क्योंकि मेरी केवल इतना था कि मैं उस लड़की से, वो जितनी देर मुझसे बात कर सकती थी उतनी देर कर रही थी, और ये सारा क्रेडिट जाता है पॉडकास्टर्स को, क्योंकि अगर ये पॉडकास्ट ना होती, उन्होंने मेरा नंबर डाला ना होता, तो वो लड़की कभी मैसेज नहीं करती। तो मैंने उससे पूछा कि मैं क्यों ना समझूं कि ये ट्रैप है, तो उसने मुझे मैसेज, बात नहीं हो रही थी हमारी, इस पे हो रही थी, तो उसने कहा कि आप मुझे कभी भी कॉल मत करना, जब मैं करूं तभी आप मेरी बात को, और कभी ये कोशिश मत करना कि आप मुझसे फ़ोन पे बात करें। तो मैंने कहा, वहाँ फ़ोन तो मिलता नहीं, फिर तुम कैसे कर रही हो? कि अब मुझे 1 साल हो गया, मुझ पे भरोसा करती है। तो पुराने हो जाते हैं, उनको फ़ोन हाँ, दे दिया जाता नहीं, है। वो बात करना, उसमें आउटगोइंग ना इनकमिंग कुछ नहीं होता, रील स्क्रॉल करने के लिए आप केवल कर सकते हैं। तो उसने ट्राई की, वाईफाई वो होता है? हाँ, वो तो होता ही है, उसमें डला होता है, और वो निगरानी में होते हैं। तो लग रहा है स्क्रॉल कर रही है, लेकिन वो बीच-बीच में टाइप कर रही है, छोटे-छोटे टाइप्स थे उसके, जो मुझे कर रही थी। कह रहा, आप कभी मत करना। फिर उसने मुझे अचानक 1-2 दिन बाद किया, तो अपनी एक फ़ोटो भेजी, एक आधार कार्ड, एक मार्कशीट भेजी छोटी सी, हाई स्कूल की या शायद 9th की, दिल्ली की लड़की थी। कैसे पहुंची वहां तक? प्रेमी लेके चला गया, इतनी कम उम्र में। मैं बार बार लड़कियों से कहती हूँ कि बेटा, आपसे ज़्यादा, आपके माँ बाप से ज़्यादा आप उनके हाड़मास से बने हुए हैं, आपका हितैषी कोई भी नहीं है दुनिया में। ये कोई जिहाद का मामला तो नहीं था? खुद के ही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खुद के, लेकिन ये जिहाद ही है इनका भी। ये मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी, पर्टिकुलर समुदाय जिहाद को इस्तेमाल कर रहा है। मैं मानती हूँ कि जिहादी हर वो आदमी है जो बच्चियों का जीवन दांव पे लगा के ऐसी जगहों पे बेच रहे हैं, वो भी जिहाद है। ये जिहाद करके क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बच्चियाँ बर्बाद, वो तो बर्बाद हिंदू भी कर रहे हैं, वो ले जाके वहाँ अगर बेच रहे हैं, तो वो भी एक तरह का, वो भी लव जिहाद है ना। वो उस बच्ची को ले गया, और देखिए साल भर उसने उसे घुमाया फिराया खूब, देखने दिखाने में अच्छा, सब चीज़ अच्छी। दिल्ली की लड़की थी? दिल्ली की लड़की, और छुआ नहीं एक दिन भी, रेस्टोरेंट में भी ले गया,
लॉन्ग ड्राइव पे भी ले गया, लेकिन छूने का मतलब नहीं, विश्वास है, ट्रस्ट की बात है। बट trust जहाँ उसने सौदा हाँ, किया, हाँ, नहीं वहाँ भी नहीं, वो इसलिए कि ट्रस्ट बिल्ड करना था उसको कि वो चल दे बस मुंह उठा के। मैं फिर बार बार कहती हूँ बच्चियों से कि बेटा ये 15 से 20 साल तक की उम्र वो है जो आपके लिए बहुत संवेदनशील है, जब आपकी हार्मोन्स हाइप पे होते हैं, वो आपसे कुछ भी कराते हैं। अच्छा, आपको मैम लगता है आपको बहुत अनुभव हो गया इस जी। इस जी। पूरे फील्ड में, आप इस काम में आपको बहुत रेस्क्यू कर रही हैं, आप बच्चों से मिल रही हैं, उनसे बातचीत करती हैं, सबसे पहले तो आप जानती हैं हाँ, कि कैसे पहुंचे, और कहीं ना कहीं आप उनकी पूरी मनोस्थिति को समझ जाती समझ होंगी, क्या है क्या नहीं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि उसमें से अधिकतर बच्चे, क्या इसमें पेरेंट्स का भी योगदान होता है? ये जो नहीं। बच्चियां यहाँ तक योगदान एज इन, क्या पेरेंट्स के पालन पोषण में कोई कमी रह जाती है कि बच्चियां बिल्कुल। उधर भटक जाती हैं? बिल्कुल, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि हम पेरेंटिंग में फेल हो गए हैं, एकदम फेल हो गए हैं तो आज के माँ कैसे बाप। कैसे? देखिए पहली बात तो ये है कि बहुत छोटा बच्चा 1-1.5 साल का, और माँ की अपनी सहूलियतें हैं, पिता की अपनी जॉब और दूसरे तरह की दिक्कतें हैं, तो थमा दो बच्चे को मोबाइल, देख लो। और 1.5-2 साल के बच्चे मैंने देखे हैं कि जो हर चीज़ जानते हैं, कैसे करना है, कहाँ से कब बंद करना है, कौन सा ऐप खोलना है, कौन सा गेम्स का, सब जान रहे हैं। और 5-6 साल की उम्र तक आते आते वो बच्चा इतना एडिक्ट हो जाता है कि आप चाह के भी नहीं उससे छीन सकते। मैं उसकी आपको ऐसी घटना बताऊंगी कि रोहतक की एक बच्ची है, अभी 15-16 साल की है, मगर इस कदर हाइपर है, इस कदर कि माँ बाप थक गए, मैं थक गई हूँ। मैं अपने आप को ये मानती हूँ कि मैं मुश्किल से थकती हूँ इस बात में, लेकिन उस लड़की को समझाने में थक गई हूँ। उसके माँ बाप को मारती है, इस हद तक मारती है कि वो माँ डरते बाप हैं, को वो बच्ची मारती है कि वो डरते हैं कि मुझे जान से ना मार वो दे। कितनी बड़ी है? ये तो पेरेंटिंग में फेलियर है। फेलियर है कि आपने देखा ही नहीं कि वो कब देख रही थी। और सबसे गंदी जो बात है, देखिए आप खोल रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कब क्या आ जाए पता नहीं आपको, क्या गूगल बाबा परोस दे। वो बच्ची इंस्टाग्राम पे दोस्ती करती है, कोई भी जो मिला, और उससे सेक्सुअली इन्वॉल्व होने की बात करती है, इस तरह की टॉक्स करेगी, मिलने के लिए आमंत्रण देगी। वो हर काम, स्कूल नहीं जाती कि मैं फ़ोन नहीं ले जा सकती, नहीं जाऊंगी, मैं टीचर्स के साथ हमलावर हो जाती है, तो उन्होंने भेज दिया हम नहीं रखेंगे इसे, क्या स्कूल छूट चुके हैं। ये एडिक्शन है, ये पेरेंट्स की अपनी फेलियर है। पेरेंटिंग में हम बिल्कुल एकदम चूक गए हैं। ऐसे भी हैं कि बहुत हाई-फाई फैमिली है, जॉब में है दोनों, ट्रांसफरेबल जॉब थी, पति पत्नी, और बेटी थी एक, तो बेटी को हॉस्टल में करा दिया, और देखिए कब हॉस्टल में वो ड्रग पेडलर बनी। ड्रग पैडलर बन गई, एडिक्ट नहीं, पैडलर, मतलब वो ड्रग की तस्करी कर, एडिक्ट तो धंधा करने लग बिल्कुल गए। एडिक्ट तो है ही, है ही। और एकदम सोफिस्टिकेटेड और फैमिली। कितनी बड़ी है वो, कितनी, अब क्या वो साल है 20-21 साल की है वो अब। और अभी जब पेरेंट्स सब रिटायर हो के आए, तो उनको लगा, बेटी को जैसे बुलाया छुट्टियों में, वो आई तो हर वक्त कमरा बंद रहना, तो उनको अजीब सी कुछ स्मेल भी आई। उन्होंने 1-2 बार कमरा खुलवाने की कोशिश करी, तो बहुत देर से और बड़ी हाइपर होकर खोला, तो उन्होंने पूछा कि हमको लगा तुम्हारे यहाँ इसमें से कुछ स्मेल आ रही है हमको, तो तुम क्या पी रहे हो? बोले आपसे मतलब। पहला जवाब उनका ये था, कह रही कि मैं तो एकदम घबरा गई। तो ऐसे कैसे? पेरेंट्स आपको संपर्क करते हैं, आपको हाँ। कांटेक्ट करते हैं, हाँ, आप बच्ची को थोड़ा सा करते ब्रेन वॉश हैं। करिए, थोड़ा बात की सा हमने, मोटिवेट करिए। बात की हमने बच्ची से भी, तो उसने कहा देखिए आप कितनी देर मेरी काउंसलिंग करेंगे, आप 2 दिन करिए, 10 दिन करिए, लेकिन अल्टीमेटली मुझे वही काम करना है जो मुझे करना है। क्यों? क्योंकि देखिए अब वो एडिक्ट भी है, और पेडलिंग नहीं करेगी तो ड्रग नहीं मिलेगा। और भाग गई एक दिन। भाग गई? हाँ भाग गई, बात करती है माँ बाप से, जब भी वो मिलाते हैं तो कई बार में उठाती है फ़ोन की, क्यों मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हो, क्या मतलब है? तो हमने कहा भैया अब उसका खर्चा कैसे चल रहा है? तो उसकी मम्मी ने कहा कि मैडम ये तो साफ दिख रहा है, कौन माँ बाप कहेंगे कि वो ड्रग पेडलर है हमारी लड़की। तो पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं है इससे। क्या करें अब? 20 साल की उम्र बहुत छोटी उम्र होती है। बात ठीक है, लेकिन आजकल बच्चे कहना सीख गए हैं, 18 साल के अब हम बालिग हो गए, हमारे कमरे में नॉक करके आओ, मोबाइल हमारा आप लॉक नहीं खोल सकते, और पीछे से नहीं देख सकते आप। मैं तो कहती हूँ कूटो, आपके ही हाड़ मांस के बने हुए हैं। जैसे हम लोग हमारे ज़माने में मार पीट के और सब अपनी बातें मैं सबको रखती हूँ। ये बात कोई बताने की नहीं है कि मेरी कोई लव मैरिज उस ज़माने में थी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बताती हूँ कि अगर उस ज़माने में आप सोच के सकते हैं, 77 का ये दौर था कि अगर हम 77 में ये कह सकते हैं कि हमको करनी है, मत करो कहीं भी, आराम से, कहीं और नहीं करेंगे। बात है 16 साल की उम्र में हम ये कह देंगे आप नहीं करते, कोई बात नहीं, हम कहीं और नहीं करेंगे, बात खत्म हो गई। तो क्यों करने? माँ बाप ने ज़्यादा से ज़्यादा हमको कहते ठीक है धक्का दो, जैसे रहेगी रहेगी, इससे कोई मतलब नहीं है, मान लिया है। मगर जब आप माँ बाप को कह रहे हैं तो माँ बाप आपको धक्का नहीं देते, फिर वो आपकी हर चीज़ पर ख्याल करते हैं कि बच्ची दुखी तो नहीं है हमारी, परेशानी तो नहीं है हमारी। लेकिन आप उसको लतिया के माँ बाप को और निकल जाएंगे तो ये किसकी कमी है? लेकिन यहाँ पे जो 15 साल की बच्ची का आपने जिक्र किया,
15 साल की बच्ची अपने माँ बाप को पीट रही बिल्कुल, वो और इतना माँ एडिक्शन बाप है। असहाय हो चुके हैं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, ये तो नहीं। माँ बाप का भी फेलियर है। नहीं तो क्या करेंगे बताइए, कानून इतना ज्यादा सख्त है हर बात में। आप बच्चों को सब पता है, CWC क्या है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी क्या है, कहाँ जाना है आपको, कहाँ नहीं जाना, वो सब गूगल बाबा बता देता है। लेकिन अगर पेरेंट्स जाके बोले कि देखिए, अगर आपको बताऊं, मैं उदाहरण से बताती हूँ, इसका जैसे समझ आएगा। पेरेंट्स बहुत परेशानी में, उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे को कैसे भी रखो, लड़की को इसने बहुत परेशान कर दिया स्कूल में, हमें मतलब घर पे बहुत परेशान कर रखा है। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम तो इसके माँ बाप हो, तुम कुछ नहीं कर सकते तो हम कैसे कर लेंगे, और हम अगर कुछ करेंगे तो ये थाने में जाके खड़ी हो जाएगी और नाबालिग बच्ची है, फिर हम किस किस धारा को झेलेंगे ये हमें नहीं मालूम। कानून का जितना दुरुपयोग इस समय ये बच्चे कर रहे हैं, बच्चियां कर रही हैं, उतना तो आम आदमी भी नहीं कर रहा है, क्रिमिनल भी नहीं कर रहा। माई बॉडी माई चॉइस कैसे रोकेंगे बताइए आप? एक लड़की, वो तो 15-16 साल की है, जो कहती है आई एम ए प्राउड। देखिए आप हैशटैग, और इसको लड़कियां, छोटी छोटी बच्चियां फॉलो कर रही हैं। बताइए आप किस तरफ जा रहे हैं हम? क्यों नहीं हम बच्चे को थप्पड़ मार सकते? क्यों नहीं? हमारे टाइम में हमको याद है कि हमारे भाइयों, हम बेटियों को तो नहीं कहते थे, लेकिन भाइयों को एडमिशन कराने से पहले हमारे फादर कहते थे कि हमको केवल हड्डी हड्डी दे देना, मांस ना रहे मगर पढ़ने चाहिए बच्चे, बिल्कुल कैसे भी। और आज आपने अगर ये भी कह दिया बच्चे को जरा खड़े हो ना, 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ, तो शिकायत घर जाएगी और वो टीचर को तो निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। तो ये हमारी पेरेंटिंग कमी, हम अपने छुटकारा पाते हैं तो स्कूल भेजते हैं, स्कूल वाले अगर कुछ कह दे तो आप लड़ने को आते हैं, तो फिर कैसे? वो बच्चा तो हावी होगा ना। एक बच्चा अगर ये कह रहा है कि मैं अब अपने माँ बाप से कहूंगा देखो तुम्हारा क्या हाल होता है, तब सिस्टम में बहुत सारी खराबी है। सिस्टम में ये सिस्टम का तो फेलियर है ही, बिल्कुल। पर मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंटिंग में भी बहुत, क्योंकि हम बच्चे क्या होते हैं और पेरेंट्स क्या होता है, हमें उनके रोल को समझना है। पेरेंट्स बच्चों को एक जैसे जो कुम्हार होता है, वो जिस तरीके से गढ़ता है पहली घड़े को, वैसे ही जो बच्चों का स्कूल होता है वो पहला स्कूल उसका घर होता है, उसके पेरेंट्स उसको शिक्षा देते हैं। आज जो आपने बात बोली, मैं कैमरे में बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि ये शब्द ही, और आजकल के बच्चे जो बोल रहे हैं अपनी माँ और पिता को, जैसा कि आपने बताया, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी सिस्टम को कम, पेरेंट्स को ज्यादा देनी चाहिए। आजकल के पेरेंट्स या तो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, या तो फिर इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे कि बच्चे या तो फिर कुछ गलत कर लेंगे, या तो छिपा के मोबाइल रखेंगे, या तो छिप के लड़कों से बात करेंगे। देखिए, हम ना पैरेलल एक उस पे चल रहे हैं, 2 धाराओं में बट गए। जैसे अगर आज भी हम देखें, मैं चूंकि गांव में रहती हूँ, मेरे इर्द गिर्द प्राइमरी स्कूल भी है, माध्यमिक भी है और जूनियर भी है। उनके बच्चे कभी जब निकलते हैं छुट्टियों के, तो अपनी यूनिफॉर्म है उनकी अपनी, वो चाहे भले पैरों में चप्पल हो, लेकिन जो सरकारी यूनिफॉर्म मिलती है वो पहन रहे हैं, बस्ता मिल रहा है उनको। कोई भी खड़ा हो जिसको जान रहे हो, माँ जी नमस्ते, भैया जी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते, ये देखिए, जिसमें कि आप ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है, मगर अगर आप देखें 90% IAS IPS हुए हैं तो बिहार और वेस्ट यूपी के हुए, वो सब सरकारी स्कूलों के। लेकिन मैम यहाँ पे पेरेंटिंग का भी बहुत सारे, अब जैसे छोटे गांव की, अगर हम छोटे शहरों की बात करते हैं, तो वहां पर पेरेंट्स अपने मूल्यों को समझते हैं। जो मूल्य होते हैं वो ये होते हैं कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना है और छोटे से प्यार करना है, चाहे वो बड़ा कोई भी हो, चाहे वो कुछ भी काम करता हो, कुछ भी करता। अब वो जो चीजें हैं वो खत्म होती जा रही हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, आप दूसरे का तो छोड़ दीजिए, हम जैसे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, बच्चों को कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो ग्रैंड पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करना नहीं सिखाते। वो ये कहते हैं पापा के पापा हैं, दादाजी नहीं है, वो पापा की मम्मी है, तो रिस्पेक्ट का वो सवाल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट लिंक ही नहीं रहा बच्चे का, डायरेक्ट वो दादाजी और दादी जी तो रही नहीं, तो कैसे कनेक्शन खत्म हो जाता है। तो ऐसे आप जब काउंसलिंग करते हो तो आपको क्या फील होता है? ये जो छोटी उम्र की लड़कियां होती हैं, जैसे नाबालिग लड़कियों में सबसे ज्यादा मामला सामने आता है, जो प्यार के चक्कर में पड़ती हैं और फिर वो कोठी तक पहुंच जाती है। ऐसे जब आप काउंसलिंग करते हो तो आप क्या फील करते हो कि क्या कमी होती है पेरेंटिंग में? देखिए, सबसे पहली तो कमी ये होती है कि हमारी, चलिए मोबाइल की भी छोड़ दीजिए, मैं एक छोटी सी बात से बताऊंगी आपको कि हमारे टाइम में हर संडे को हमारा बस्ता, उस समय बस्ते होते थे, घर के सिले भी हो सकते थे, उसको झाड़ दी थी, तो मैं कहती साफ है मत करो ना, बिल्कुल साफ है कि नहीं मैं सफाई से तेरे बस्ता दोबारा लगाऊंगी तेरी किताबें। बहुत बाद में समझ आया
कि वो ये देखती थी कि कोई लव लेटर तो नहीं है, वो लव लेटर का जमाना था। हाँ, लव लेटर का है ना? जमाना था। बहुत बाद में ये बात समझ में आई। तो आज तो माँ बाप ये भी नहीं देख रहे मोबाइल में क्या, क्यों मोबाइल थमाया जा रहा है, क्यों स्कूलों में प्रतिबंध नहीं है मोबाइल पे। एग्जैक्टली इतना तो आप मोबाइल करें। कल्चर को अब स्कूल ने ज्यादा ज्यादा तवज्जो दे दिया है। ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं, हाँ आधी से ज्यादा चीजें ऑनलाइन कर दी है। Online। हालांकि मुझे भी ये चीज समझ में नहीं आती हाँ कि पहले भी पढ़ाई होती थी, पहले हम लोग भी पढ़े हैं जब, तो उस वक्त डायरी सिस्टम चलता था। डायरी अगर सिस्टम था। कंप्लेन करना है तो तो भी डायरी लिखी जा में रही है। हुआ, हाँ, या आज फिर नहीं कर अगर सकते आप। होमवर्क हमें देना है तो हम डायरी में देते हैं। डायरी में। अब हर छोटे बच्चों को मजबूरन फोन देना हाँ, पड़ता है, हाँ। क्योंकि स्कूल जो है वो फोर्स करता है कि हम तो मोबाइल पे भेजेंगे। मैं नहीं मानती शर्मिला इस बात को, मजबूरन क्यों नहीं मानती हूँ। देखिए, जिसको पढ़ना है वो हर हाल में पढ़ेगा। मैं एक फैमिलियर बात करती हूँ। मैं इसमें 28 साल की उम्र में, और मैंने 10 to 5 की तरह ये सब किया कि मैं सुबह निकलती, और मेरे बच्चे उस समय ग्रोइंग थे, पढ़ने वाले बच्चे थे। हाई स्कूल में था, कोई फर्स्ट ईयर में थी। छोटी बेटी मेरी बहुत छोटी थी, चाचा चाचियों के सहारे थी, दादा दादी रहे नहीं थे। लेकिन घर का माहौल हमारे का ऐसा था कि चाचा हैं तो पिता से ज़्यादा है। एक बार को पिता डांटे ना डांटे, उनको पूरा हक है, चाचियों को पूरा हक है जो भी वो कहें। और मैं समझती हूँ उन्हीं सरकारी स्कूल में पढ़ के मेरे बच्चे इतने टॉप पे। मेरी बेटी की, मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरे पहली हिंदुस्तान की AI कंपनी है मेरे बच्चे की। ओह वाओ। और विश्व की टॉप 10 में है। कहाँ पे है? भारत की बाहर? बेंगलोर। बेंगलोर में। ओके ओके। ना, विश्व की टॉप 10 में है। तो उसके लिए केवल ये था कि अगर मैं ये कहती कि नहीं, वो बच्चा मुझे बताता कि मम्मी चाचा ने डांटा, कैसे बता सकता है मुझे, जबकि उसे पता है कि चाचा चाची तुम्हारे पहले गार्जियन ये हैं। मैं तो हूँ ही नहीं सुबह शाम तक। और सच में मैंने कई बार मैंने एक दिन छोटी बेटी से पूछा, कौन सी क्लास में आ गई तू? तो बहुत हंसी, लोटपोट होकर हंसी, मम्मी ये तुम्हें ये नहीं पता मैं कौन सी क्लास में? नहीं बेटा, नहीं हो पा रहा। चाचा चाची ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा बहुत बच्चों का। नहीं, मैं उन्हीं पे, मेरे बच्चों का जो भी श्रेय जाता है उन्हीं को जाता है। और लेकिन हम लोग भी तो किसी चीज जिसे अब नहीं करते। जैसे आपके घर में मेड काम करने आती है, आप उसका नाम ले रहे, बच्चा भी नाम लेगा। एग्जैक्टली। हमारे मजाल नहीं, हमारे घर में काम करने वाले बहुत लोग हैं, क्योंकि हम जानवर रखते हैं, गाय भैंसे रखते हैं। तो जाओ चाचा से ये करके लाओ, ताऊ जी से ये बात करके लाओ। जब हम उनको ये बात करके कह रहे हैं, हम तो ये कह ही नहीं रहे कि भाई फलाने को बुला ला, नाम लेके बुला ही नहीं रहे। और ये बात छोटी है, लेकिन इन बातों से ही बच्चा सीखता है। और कहीं ना कहीं स्कूलों की ये गलती है कि स्कूल अब पेरेंट्स पे फोर्स डालते हैं, खुद की जिम्मेदारी से मुक्त होने के लिए, खुद को थोड़ा सा कहते हैं ना, खुद के काम को आसान करने के लिए मोबाइल में हम एक बार सबको फॉरवर्ड कर देंगे। अब वो डायरी सिस्टम नहीं, अब जो एफर्ट्स पहले बच्चों पे करते थे वो एफर्ट्स अब बच्चों पे नहीं हुआ जा रहा है। नहीं, एफर्ट तो हो ही नहीं रहा। बिल्कुल। चलिए अब बात फिर से वहां पे करते हैं जो रेस्क्यू हमारी आप करती हैं। एक जो आप बच्चों की बात कर रही थी, तो मैं बहुत यहाँ पे जिज्ञासा है मेरी कि मैं आपसे जानूं कि जो आपकी बेटियां हैं, जो आपके बेटे हैं, तो आपके काम को लेके उनको चिंता नहीं होती क्या? उनको ये नहीं लगता कि मम्मी क्या कर रहे हो, आपके जान को हमेशा खतरा नहीं, होता वो तो मेरे हस्बैंड को भी नहीं हुई कभी। मुझे एक बार, पर बच्चे होते हैं, मम्मा की जान को खतरा। आपने बताया कई बार आपके हाथ में लगी है, आपके पैरों में लगी है, रॉड लगे हुए दोनों पैरों में। आपको अभी ये फ्रैक्चर हुआ और अभी ये आंख पे लगी है बहुत ज्यादा। बच्चे परेशान नहीं होते? बोलते नहीं कि मम्मी प्लीज ये काम मत करो, हम हैं, नहीं, बस ये कह देंगे मम्मी थोड़ा बच के कर लिया करो। और हस्बैंड तो फिर यही कह देते थे सीधे सीधे। एक बार मैं, वो जमाना ऐसा ही था, तो मैं बस से दिल्ली गई हुई थी किसी काम से, शाम को लेट हो गई, बारिश पड़ रही थी। तो मैंने मेरे भाई बीच में, पहले मेरे भाई का घर आता है, मायका आता है, उसके बाद मेरा घर। तो मैंने भाई को फ़ोन किया कि मैंने कहा बेटा मैं देर हो जाएगी, मुझे छोटा है और मैं वहीं आ रही हूँ घर पे, तो अपने जी को फ़ोन कर देना, इधर से मुझे ले जाएंगे। बोले ठीक है। उसने थोड़ी देर बाद मुझे फ़ोन किया, जी आ गए जी यही, तो इधर ही उतर जाना। तो मैंने कहा ठीक है। मैं उतर गई और चली गई वहाँ। तो मैंने कहा वो तो है नहीं, कहाँ चले गए? बोले चले गए। मैं क्यों कह वो 4 को और लेके आएगी, मैं उसकी इंतजार में यहाँ बैठा रहूँ, मैं घर जा रहा हूँ, अपने आप आ जाएगी। अभी उनको मेरा यही, मैंने कहा भाई मुझे गाँव जाना है, मैं इतनी दूर आज कुछ सवारी नहीं ले रही हूँ, कैसे जाऊँगी? मैं छोड़ के आऊँगा। मैंने बतेरा कहा कि जी कैसे जाएगी वो? क्यों कह के चली जाएगी, और कुछ 4 को लेके आएगी बांध के। झांसी की रानी समझते थे वो आपको कि वो कुछ भी कर सकती है। मतलब चिंता नहीं होती थी कि वो कहीं नहीं फंसेगी, वो और फंसा देगी जो गलत करेगी। तुझे कौन मार रहा है भाई, तो हम उनके सामने कभी ऐसा हुआ कि आपको चोटें आई, आप पर हमले हुए, कभी ऐसा? उनके सामने तो हुए सभी। ये तो अब तो रिसेंट में ये लगी है, जब नहीं है
वो तो सब नहीं ये जो आपके पैर में रॉड लगी, ये जो पैर फ्रैक्चर वो तो हुआ, जब ही उसी एक्सीडेंट में सब हो गए थे बेकार। तो उस वक्त क्या कहा उन्होंने, क्या उनका कुछ तो कुछ भी नहीं कमेंट कहा। रहा उनका? देखते रहे, जब मुझे होश आया थोड़ी देर देखा, फिर बोले अबे यार ये तो ज्यादा हो गया इस बार। तो हमने कहा फिर बैठ जाए घर, नहीं नहीं वो तो तुम्हारी मर्जी है, ये तो कहूँगा भी तो बैठोगी तो नहीं। उन्होंने मुझे कभी दखल नहीं दी कभी। और इससे बड़ा मैं नहीं मानती हूँ, चूँकि मैं विशुद्ध गांव में रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं शहर में रहती हूँ। ऑफिस जरूर है शहर में, रहती गांव में, जैसे ये नोएडा में अंदर गांव आए हुए इसी तरह हमारा गाँव था। तो वो मैं हमारे यहाँ पर्दा प्रथा भी है, वो बहुत कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, करो या ना करो। लेकिन मुझे गांव से भी इतना सपोर्ट है कि अजीब, मेरे एक बहुत दबंग आदमी थे और उन्होंने, सारे गांव वाले बहुत सपोर्ट। हाँ मुझे उन्होंने एक दिन अचानक, मुझे ये लगा बड़ा अजीब, उन्होंने मुझे कहा भाई एक बात सुन बेटा, तू इतना काम करती है और कभी हमें भी पुण्य कमा लेने दे। मैंने कहा आप चलेंगे? बोले हाँ, संयोग से मुझे अगले दिन रेस्क्यू करना था। मैंने कहा आज चलेंगे तो बताइए। बोले हाँ चलो। वो गाड़ी, मैंने कहा नहीं स्कूटी लो, गाड़ी का तो वहाँ सवाल नहीं, कंजेस्टेड है, आप चलो। हम अपनी स्कूटी से गए, वो अपनी स्कूटी से गए, और वो उसका श्रेय पूरे रेस्क्यू का उनको जाता है, क्योंकि मैं तो थक गई थी, मुझे नहीं मिल रहा था, छोटा सा कमरा कहाँ देखूँ, ऊपर से पुलिस वाला बार बार कहे जा रहा कि कहाँ मैडम ये तो करती नहीं, इसका तो ऑपरेशन हुआ है, ये तो परेशान हो रही है, इसकी यहाँ कहाँ है लड़की। अच्छा, फिर अचानक मेरे एक निगाह गई कि एक सीढ़ी नहीं उनकी गई, एक सीढ़ी रखी थी फोल्डिंग, समझ नहीं आ रहा था मैं ये क्या है, पर उन्होंने पूछा भाई ये क्या चीज़ है, तो बोली, उसके मुंह से निकला मालकिन कि ये सीढ़ी है जी, फोल्डिंग, खुल जाती है। तो उन्होंने कहा भाई तेरे कौन सा टांड दीवारें लग रहे हैं कि जो सीढ़ी रख रखी है तूने, कहाँ जाती है इससे? फिर उनको शक हुआ, तो जैसे अब ये आपके लग रहे हैं, तो राजस्थानी पत्थर होते हैं लाल रंग के, उनकी टाइल और पुराने हैं वो सब, वो थी, और उसमें 2 वाइट थे, उन पे ऐसे मतलब पुताई हो रही थी। तो उन्होंने कहा ये नहीं लग रहा भाई तुम्हें कि ये अलग है कुछ? तो चिल्लाने लगी तुरंत मालकिन, ये क्या अलग लग रहा है? अरे नहीं ये पुराने लिए हमने, वो लगा दिए, अब आप इस पे भी वो कर रहे हो। तो उन्होंने कहा इतना क्यों चिल्ला रही है, ऐसी तो कोई बात मैंने कह नहीं दी, अब तो मैं हटाऊंगा इसे, तो ये इसके लिए तुमने सीढ़ी रख रखी है। और वो पुलिस वाला अलग चिल्लाए, अजी इसकी क्या तुम छत भी तोड़ के जाओगे, इसकी क्या तो छत भी। अरे उन्होंने कहा भैया मैं अनाड़ी आदमी हूँ, मेरे से तो बेकार बहस करेगा, गाँव देहात का हूँ मैं, फजीते में आऊँगा, तो मुझे निकालने दे। और सीढ़ी लगाई, मुझे सीढ़ी भी नहीं जरूरत पड़ी, उन लंबे से थे, उन्होंने जरा संयोग करा, पत्थर हट गया। पत्थर के पीछे लड़की 3 लड़कियां थी अंदर, 3 लड़कियां थी। सांस नहीं आ रहा था, समझ लो आप। और वो क्या था, छत की तरह था? मतलब जैसे ये अब नीचे कर दो आप छत, और ये खाली जगह छोड़ दो, इसमें बंद कर दो। 3 लड़कियां थी, सांस आने को और कोई ये जगह कहाँ नहीं की थी। बात है? मेरठ की बात। कबड्डी सर। तो उन्होंने 3 लड़कियों का कैसा लगा उनको, आपने उनसे बात की? वो एकदम यूं रह गए, नहीं पहले तो वही, उनको विश्वास तो पहले नहीं हुआ होगा? नहीं हुआ, पहले तो कह रहे क्योंकि आप तो करते हो, आपको पता है। भाई अतुल ये तो गजब हो गया, और मैं तो सोच के भी हैरान हूँ कि ऐसी जगह भी ये रखते हैं, किसी बुरी जगह है क्या होता है। फिर उन्होंने हिस्सा लिया, दोबारा किया रेस्क्यू? नहीं मैं कोशिश नहीं करती हूँ दोबारा। हाँ क्योंकि चलिए उनको अच्छा बहुत लगा होगा। हाँ बहुत, वो उन्होंने सारे में कहा यार आज मुझे ऐसा कर दिया उसने, मैंने सोचा मैंने जिंदगी में कुछ नहीं करा, लेकिन आज मेरे सारे खून माफ हो गए, जितनी मैंने गलतियां करी हैं सब मेरी माफ हो गई। बिल्कुल। अभी लेटेस्ट आपने कब किया रेस्क्यू और कहाँ किया? अभी एक देहात में किया है। कहाँ पे? गाँव में, मतलब यूपी के कौन से जनपद? यूपी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर, हाँ एक गाँव है वहाँ, उसमें से किया है। वो लड़की को लाए, 14-15 साल की लड़की थी बिहार की, उनके माँ बाप ने हमसे संपर्क किया, बहुत दिन से कर रहे थे लगातार। तो फिर मैंने कहा मैं ऐसे कैसे ढूंढूं, कोई फ़ोन नंबर नहीं, कुछ नहीं कि मैं ट्रेस करा लूँ चलो पुलिस वालों से, या कुछ कहीं ट्रैकिंग पे डलवाऊँ, लेकिन कुछ है नहीं तो कैसे करूँ, इतनी छोटी बच्ची है। तो फिर एक दिन उन्होंने कहा कि एक नंबर से हमको कॉल आया है, कोई बोला नहीं पर उससे कॉल आया है, आप एक बार देख लो। वो खैर निकला वो हमारी तरफ का ही। हमने कहा भाई देखो ये सोच के आ जाओ कि हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि कॉल पे आप कह रहे हो कोई बोल नहीं रहा, नंबर है बिल्कुल यहाँ का, वो हमने निकलवा ली, उसकी लोकेशन आप आ जाओ। वो है तो लड़की मिली हमें। तो आपने कैसे पता किया कि हस्तिनापुर में है लड़कियाँ? वो तो देखिए वो भी हम सरकारी मशीनरी यूज़ करते हैं, सरकार अपने आप को ना यूज़ करे वो उसकी मर्जी, लेकिन मैं इतने संबंध बना के रखती हूँ, भैया एक जरा सा काम कर दो, इसकी लोकेशन निकाल दो, इतना तो कर ही सकते हो, क्या है हो गया। ऐसे बहुत। हाँ उन्होंने दे दिया कि दीदी यहाँ पे है ये, चलो ठीक है, समझ तो वो भी जाते हैं कि कोई ना कोई किसी उसमें है ये, पर कर देते हैं। वो निकाला तो लड़की हमें मिल गई। नहीं थोड़े हाथापाई तो हुई, उसमें हमें चोट लगी। फिर आपको चोट लगी? चोट लगी उसमें, पर बच्ची सुरक्षित गई, तो इससे बड़ा सुकून कुछ भी नहीं। चोट वोट बच्ची बच गई? हाँ हाँ।
निकाह करते हैं माता उसी दिन पिता को इसको। आपने दे दिया? हाँ हाँ, मतलब कैसे पहुंची थी वहां तक? वो कोई मतलब गलती तो माँ बाप की थी। गरीबी कभी कभी माँ बाप को उस हद तक ले जाती है कि कानून वानून सब एक तरफ धसा बता देते हैं। शादी के नाम पर भेजा उसको। शादी के नाम पे भेजा? हाँ, कि भी शादी करवा देंगे हम इसकी अच्छी, कुछ पैसा वैसा भी शायद उनको दिया किसी आदमी ने? हाँ। लेकिन वो फिर बाद में इनको ये लगा कि ये हमसे गलती होगी ना, तो उसने हमें एड्रेस बताया कहाँ। उन्होंने वो कह के गया था आदमी कि इनको कुछ पैसा भी दिया कि हम आपको साथ लेके चलेंगे, शादी वहीं भी करवाएंगे, लड़की को भी ले चलना। फिर वो लड़की को ले गया, इनको नहीं ले गया कि तुमको हम बाद में बुलाऊंगा। फिर ना कोई एड्रेस था इनके पास, ना कुछ था, तो इन्होंने भाग दौड़ बहुत करी हो। लेकिन पॉडकास्ट देख के फिर किसी ने इनको कहा कि इनसे एक बार संपर्क करके देखो, पुलिस नहीं सुन रही है कोई बात। तो मिल गई और मैं बच्चे मिल गई। ये रिसेंट आपका था? ये कब की हाँ। बात है? अभी 1 महीना भी नहीं हुआ। आपने कई बार ऐसा कहा है कि कई बच्चियों को आपने बचाया है, कई बच्चियों को वहां से नहीं बचाया है, आपने कई बच्चियों को घर से बचाया, अलग से घरों से बचाया है, जिन्हें काम के नाम पर ले जाया जाता है और उनके साथ शोषण होता है, उनके साथ बहुत प्रताड़ना होती है, ब्रूटली, इतना ज्यादा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा कहाँ पे ये केसेस पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा भाई मैंने ज्यादातर अपने यहाँ निकाले हैं, मेरठ से निकाले हैं, क्योंकि मेरा ही घर साफ नहीं हो रहा तो मैं कहाँ और करने जाऊँ, मेरा तो हो जाए। मतलब काम के नाम पे, एक तो कभी आप गौर करना, कभी आप एयरपोर्ट जाना हो तो फैमिली के साथ एक बच्ची मिलेगी, बिल्कुल मिलती है, और वो एक छोटे बच्चे को कैरी करती है। बिल्कुल। तो कानून को तो सबसे पहले वो अफसरान ही दता बता देती है, हर अफसर के घर एक बच्चा मिलेगा। जबकि बाल मजदूर है, ये बाल श्रम सबसे बड़ा निषेध है। फिर भी आपके घरों में बाल मजदूर है, आप इसकी बात नहीं करते। आप बहुत सारी चीजें हैं, जैसे भिक्षावृत्ति एक्ट है, उन्मूलन निषेध है, वो एक्ट होने के बाद भी आपको चौराहे पे निकलते हुए दिखते नहीं। आपका कोई मक्खी बन के थोड़ी उड़ जाते हैं, कहीं जाते हैं तो निकलते तो वहीं से ही उन्हीं चौराहों पे। किस कदर भीड़ है, आपको कैसे लगता है कि बच्चियां सुरक्षित हैं? फिर जो बच्ची सड़क पे रात को सो रही हो कैसे सुरक्षित है? जो बच्चा से रात को है तो नरपिशाच की निगाह तो उनके पास है, वो हर दिन रेकी कर रहा है, कब मिलेगी ये लड़की, किस समय लड़का खाली मिल सकता है, तब मैं इसे ले जाऊं। कब ऐसा होता है क्या? ये जो भीख मांग रहे बच्चे, बिल्कुल उनके साथ भी होता है? अभी तो रिसेंट की घटना है कि बच्ची को उठाया दिल्ली से, सो रही थी माता पिता के बीच में, सड़क किनारे, हाँ फुटपाथ पे, और 10-12 साल की बच्ची थी, उसको उठा के ले गया कैब ड्राइवर, किसी कंपनी का कैब ड्राइवर, और ले गया उसको उठा के। हरी नींद में माँ बाप होंगे, नहीं वो हुआ तो वो ले गया उसको, और उसको कहीं ले जाकर उसके साथ हम कहीं जंगल वंगल में, शायद गुड़गांव साइड ले गया कहीं। फिर पता नहीं उसको क्या लगा, कहाँ छोड़ूं, कोई जगह नहीं मिल रही थी, इसको कहाँ छोड़ूं, कहाँ फेंकूं, क्या करूं। वो आ रहा था तो उसे फिर से पुलिस दिख गई एक चौराहे पे। सोचा कहीं गाड़ी में देखा लड़की को, तो पूछे ना, फिर वापस लौट गया और कहीं जाके दोबारा किया फिर बच्ची के साथ, और उसके बाद उसको गला घोट के उसको मार। सोचिए आप। इससे भी बताऊं कि सहारनपुर स्टेशन पे सोए हुए थे, बच्चा उनके पास सोया हुआ था, और नींद में से बच्चा उठा लिया। बच्चा 5 महीने का, 5-6 महीने का, हर तरह से ट्रैफिकिंग का कोई एक रूप नहीं है। 5 महीने का बच्चा उठा लिया, और देखिए वहां से चलते 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 5 लाख में मेरठ बेच दिया। किसे बेचा? कोई डॉक्टर थे। डॉक्टर? तो वो क्या करेंगे फिर उस बच्चे का? बे औलाद है। अच्छा, डॉक्टर, ओके। जो बे औलाद है उन्हें बेच। लेकिन पैसे की एक रैकेट है। बिल्कुल बड़ा पैसा है इसमें, बड़ा पैसा। जिसके पास, जिनकी औलाद नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, तो फिर उनके लिए भी एक हाँ बिल्कुल। और देखिए कानून ना, आप, मुझे तो बोलने में कोई संकोच होता नहीं है, जब हर चीज हमारी जेबी हो गई, कानून जेबी हो गया बड़े लोगों का। मैं आपको घटना बताती हूँ। मैं CWC चेयरपर्सन थी हापुड़ में, और एक बच्ची की सूचना आती है गढ़मुक्तेश्वर से कि एक बच्ची मिली है नवजात। किसी ने कहा कि ये घर है, मैं नहीं आऊँगा सामने। खैर मैं खुद से चली जाती हूँ, मैं ऐसे नहीं कहूँ स्टाफ को कहूँ किसी को, मैं चली गई, अपने साथियों को लिया और हम वहाँ चले गए। तो ऐसे थे कि जैसे थोड़ा ऐसे बसा हुआ है गढ़मुक्तेश्वर, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, तो ऊंचे से पानी आ रहा है, ऐसे जाके घर के सामने चबूतरा बना, उसके नीचे किसी ने वो पन्नी में रैप करके बच्ची को, और किसी ने उसके नीचे कर दिया चबूतरा जो बना हुआ था। ऊपर से पानी आता रहा पूरी रात, सर्दियों के दिन, दिसंबर का। छोटी बच्ची, तो वो पानी उस बच्ची से फंस के ऐसे निकलने लगा सड़क पे। सुबह वो लोग उठे जिनका घर था, उन्होंने देखा अरे कुछ फंस गया,
तो वो कुछ लेके आए, पन्नी फंस गई है और उन्होंने जो किया तो बच्चा निकला, सोचिए। और वो बच्ची जिंदा, पूरी रात झेल गई कि जाको मार सके ना कोई, जाको राके साई है। ये उसको खैर लेके भागे, बहुत बुरी तरह से वो नमूनिया उसको हुआ था और रात में किसी वक्त उसका जन्म हुआ था, 24 घंटे की वो बच्ची नहीं थी। लेकिन हम कानून से बंधे थे। हमने उनको एक नोटिस भेजा कि बच्ची को ठीक होते ही आप CWC के सामने पेश करें। नहीं करा, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया। हमने DM साहब को कहा कि मैंने कहा सर ये तो गलत हो रहा है, फिर आप हमसे ही पूछेंगे बच्चा कहाँ गया। तो उन्होंने कहा ठीक है नोटिस भिजवाइए आप। हमने भिजवाया, हम ऐसे बैठे हैं, यहाँ हमारे CO साहब बैठे हैं, इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर बैठे हैं, हमारे और 5 साथियों की बेंच होती है, एक मजिस्ट्रेट्स की बेंच। और उन्होंने पूरा ऑफिस घेर लिया। जिनके परिवार में बच्ची थी वो सब सफ़ेद कपड़े और दाढ़ी वाड़ी और सब होके पूरा ऑफिस घेर लिया। हम देख लें कैसे कोई बच्ची को ले जाएगा। हमने कहा बच्ची को पेश करके ले लो ना, हम उसमें दे देंगे आपको फॉस्टर केयर में। जो बच्ची के पेरेंट, जो बच्ची की फैमिली थी वो आ गए वहां, जो ले गए थे। बच्ची की फैमिली कहाँ से आई? वही जिन्होंने उठाया, जिनके घर से थी, वो दुनिया भर के नेता आ गए। और धीरे से तो CO साहब खिसक गए, इधर से DPO साहब खिसक गए। तो हमारी तो ड्यूटी थी भाई, हम कैसे छोड़ दें। हमने कहा बच्ची के आए बिना तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, मैं एक के खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगी। तो लिखा दो, हम भी यहीं बैठे हैं ना, बच्ची आएगी। हमने DM साहब को फ़ोन कर, DM साहब कहा यार मैडम छोड़ो ना, छोड़ो, है ना। और उल्टा हमने उस समय मतलब इतना मन रचना से हुआ, उल्टा ये लिखाया कि CWC ने 5 लाख रुपए मांगे आपके लिए, आप लोगों पे आरोप लगाया गया। हाँ खैर वो DM साहब ने उसमें बड़ा वो लिया, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमारे पास कॉल रिकॉर्डिंग है मैडम की भी, और इन लोगों की जो इन्होंने वहाँ किया है, हम सब पे मुकदमा लिखाएंगे, एक पे किसी को नहीं छोड़नेंगे। मैंने कहा सर मैं नहीं दखल दूंगी, अब आप कितना कहो कि नोटिस भेजो, अब कोई बच्चा कहीं मिलता रहे, मैं किसी बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। तो क्या करेंगे, आप सिस्टम इतना खराब है, बच्ची उन्हीं के पास है। अरे फॉस्टर केयर में देने का हमको अधिकार था, वैकल्पिक देखभाल में होता है। आप उसके बाद में कारा में चले जाते, पूरी प्रोसेस फॉलो करते और बच्ची को ले लेते, कौन मना कर रहा है। मगर इलीगल तरीके से आप ले रहे हैं। कल अगर आपके घर में और बच्चा हो जाता है, वो आपका अपना खून होगा, तब आप उसको जो दुख देंगे उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। ऐसा होता है, मतलब बिल्कुल ऐसे केसेस आपने बिल्कुल कि जिन्होंने जब तो ले लिया गोद, बाकायदा लिया, पूरा उससे लिया, और उसके बाद घर में भी एक बच्चा हो गया तो क्योंकि नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए, उसमें एक डॉक्टर का सर्टिफिकेट होता है, 80 साल 85 साल उम्र होनी चाहिए दोनों की मिला के, तो ये सब कुछ हुआ नहीं। तो फिर बच्चे की एक नौकर की हैसियत से वो बच्चा जीता रहता है। कैसे सिस्टम में आदमी, जब आप कानून क्यों बनाया गया, ताकि आम लोगों को उसका फ़ायदा हो, आम लोग सुरक्षित रहें। लेकिन जब कानून कोई जेबी बना लें, राजनीतिक लोग, बड़े लोग, दबंग लोग, तो फिर क्या कर सकते। तो आपने कहा कि जब आप जाते हो रेस्क्यू करने, कहीं भी किसी भी युवती को बचाने या बच्ची को बचाने, तो आपके साथ कुछ पुलिस के लोग भी रहते हैं? नहीं रहते हैं। नहीं। अभी आपने मेरठ की जो जिक्र किया, नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पुलिस वाले रहते हैं, अचानक आ जाते हैं। अचानक जैसे पता लगे कि वहाँ रेड हो रही है तो कोई ना कोई तो सूचना देगी कि मैडम आई हुई है। हाँ नहीं, क्रेडिट नहीं कि नुकसान ना पहुंचे, वही बुलाती हैं। दूसरी वाली कहती है कि मैडम आई है। आपको तो परेशानी होती होगी ना, पुलिस वाले थोड़े से हस्तक्षेप करते होंगे। मैं सुनती, मैं तो बेहया हूं। आपको रोकने की कोशिश की जाती होगी। हाँ यूं कहेंगे बस, अरे मैडम इसके यहाँ तो कुछ होता नहीं, आप बेकार यहाँ परेशान हो गए। कमीशन तो जाता होगा ना, तभी 200 रुपए पर हेड जाते हैं, 1500 रुपए महीना जाता है। और ये 200-300 के लिए बच्चों के जीवन के साथ सब खेल जाते हैं। वो रोती मैं तो सीधी सी बात कह रही हूँ, 4 अगस्त को 2 साल हो जाएंगे लगातार मेरे पॉडकास्ट होते हुए, और 200 पॉडकास्ट हो गए, ये 203 हो जाएंगे आज। क्या कभी भी किसी ने रील स्क्रॉल, किसी जो निज़ाम के लोग हैं, कभी नहीं की होगी, कभी नहीं आई होगी सामने कि ये महिला क्या कह रही है। ये तो सीधे सीधे हम पे भी इल्ज़ाम लगा रही है। कभी तो आवाज़ उठाओ। किसी के एजेंडा में नहीं, 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, आप देख लेना किसी के एजेंडे में हो कि यौन कार्मिकों के साथ ये किया जाए, ट्रैफिक्ड पर्सन्स के साथ ये उनके पुनर्वास के लिए किया जाए, कुछ नहीं होता। सब कान बंद कर बैठे हैं। इतना बड़ा सबने कहा गया CGP का जो प्रोटेस्ट था, आपने कुछ नहीं एक शब्द कहा। क्या कहूँ, क्या CJP ने कहा कि एक भी बच्ची के साथ हो रहा है? एजुकेशन ही पे ही लड़ोगे बस, और एजुकेशन करने के बाद जिन बच्चों के साथ रेप होकर मार दिया जाता है, जिन बच्चे, निर्भया कांड कोई उसका कम उदाहरण नहीं है। हैदराबाद की वो जो वेटरनरी डॉक्टर थी जिसके साथ गैंग रेप हुआ, वो कम उदाहरण नहीं है। वो पढ़ी लिखी थी वो तो अगर एजुकेशन से, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे एतराज है इससे। बेटियों को बचाने के लिए ये खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पहले बेटों को संस्कार देना ज्यादा जरूरी है, बेटों को जो अब हम नहीं दे रहे हैं।
ये हम नहीं दे रहे। हमें बहुत सी चीज़ें हैं जिनको शायद लोगों को लगती होंगी कि मैं पुरानी बात करती हूँ, लेकिन मेरे लिए वो ठीक है कि पहले हम लोग क्या कहते थे, हमारे माँ बाप ने वही सिखाया, हमने वो अपने बच्चों को सिखाया कि पड़ोस में भी कोई है, भैया से ये लेके आना, उन भैया का नाम ले दिया, उन वाले भैया से ये ले आना बेटा, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग उनके घर वाले भी कह रहे हैं कि उनके भैया से ये ले आना, बिल्कुल भाभी को ये कह देना जाके, तो लगता था ये अपने भैया भाभी है। आज अगर आप किसी को चाचा जी चाची जी ये सब मामले भी तो कम होते थे, कम होते थे, ये थे ही नहीं इतने। अभी ये मामले इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। और एक और मेरा सवाल है कि जैसे हमने बात की अभी कि जो बच्चियों को काम करने के लिए यहाँ पे रखते हैं, हाँ, और सबसे ज्यादा एक छोटा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इसमें सबसे ज्यादा कौन इन्वॉल्व है, हाई प्रोफाइल फैमिलीज या फिर मिडिल क्लास? ना मिडिल क्लास की तो औकात नहीं है किसी बच्ची को रखने की। ये सब हाई प्रोफाइल लोग, चाहे अफसर्स हों, चाहे वो बड़े बिजनेसमैन हों, डॉक्टर्स हों, हर आदमी इसके पास पैसा है, ठीक है, वो कमजोर पे ताकत की आजमाइश करता है। एक बच्ची मेरे पास भाग के आती है तो वो ये कहती है कि मैंने कहा मेरे पास कैसे आई, कि किसी ने भी छोड़ा मुझे यहाँ, एक रिक्शा वाला भैया ने कहा कि तुम इनके पास चली जाओ, ये करेंगी तुम्हारी मदद। मैं घर से भाग गई थी जहाँ पे काम करती हूँ, और एक बहुत स्थापित लोगों के घर में वो दिल्ली काम की करती, बात है, मेरठ की बात। तो उसने कहा कि थी कि पानी में भिगो के कपड़े को, दुपट्टे को, उसका ऐसे बना के ऐठा दे के तब वो मुझे मारती है। बहुत तेज लगती है, बहुत तेज, कि उसका निशान नहीं पड़ता और तेज बहुत लगती है, उसका निशान नहीं पड़ता। और क्यों मारती है? ये उसका अपना प्लेजर है। देखिए, चाहे रेड लाइट एरिया में बच्चियां हों, उनके साथ हो रहा हो, चाहे इस तरह के घरों में नौकर रखी जा रही है, ये उनका प्लेजर है कि उनको कितना कष्ट दे सकते हैं, अंतहीन कष्ट आप दे सकते हैं। अच्छा, आपने ये भी जिक्र किया था कि ऐसे बच्चियों के साथ या थोड़ी सी बड़ी भी जो युवतियां होती हैं जो काम करती हैं, उनके साथ घर के जो जैसे तो इस बच्ची के साथ पति या फिर महिला का जो नहीं, इस बच्ची ने ये बताया कि इनका बेटा वहीं बाहर मेडिकल स्टोर करता है, और वो मेरे और जब भी मैं बताती हूँ मैडम को तो वो कहती है बकवास कर रही है, फिर और मारती है। 15 साल की थी वो बच्ची, 15-16 साल की बच्ची थी, और इस हद तक कि एक बच्ची निकाली उड़िया थी, भाषा नहीं समझ रही थी, तो किसी पड़ोस की महिला ने, मैं आपको उसकी फोटो भेजूंगी उस इंसिडेंट की, पड़ोस की महिला ने मुझे फ़ोन किया कि मैडम मेरा नाम तो नहीं बताऊंगी अपना, लेकिन उस बच्ची को बता दोगी तो आप समझ लो आप इतना बड़ा पुण्य का काम करोगी, बहुत जाती होती है। हम वहाँ गए तो सब वो बंद थे, पेच वेच, खिड़की ऐसे भी नहीं खुल सकती थी कि वो। ये भी मेरठ की बात, मेरठ की। तो हमने पुलिस को फ़ोन किया, मैंने कहा भेज दो, लड़की बंद है अंदर और हाथ जोड़ रही, और मात्र की लड़की इतनी सी, और कुत्ता वो ब्लड हाउंड टाइप का जिसके मुंह पे जाल लगा हुआ था, वो जीने के नीचे बंधा हुआ है, उसी के पास वो छिपक के ऐसे बैठी है। और जब उसने इशारे से बताया कि इसी में मेरा खाना, इसी में कुत्ते का खाना, और मैं रसोई तक में भी कैमरे कि कहीं कुछ खाना ले हमारे बाद में। और जब हमने उसको पेच वेच निकाल के वो कराया, बड़े लोगों की बात थी ये, तो वो पुलिस ने निकाला, तो उन्होंने अगले दिन हम पे लगाया कि हमसे पैसा मांगा, संकल्प के लोगों ने। वो तो इंस्पेक्टर ने खुद कहा कि पैसा मांगा, लाए तो हम है निकाल के, अखबारों ने लिखा कि देखिए ये पुलिस खोल रही है, पेच निकाल रही है, संकल्प के लोगों ने मांगा इनसे ये, और बस मेरा मकसद था कि बच्ची बच जाए। तो बच्ची को क्यों इस तरीके से प्रताड़ित? ये उनका अल्टीमेट प्लेजर है, आप क्यों और समझिए, वो काम के लिए है, बच्ची काम के लिए पूरा दिन काम करती है, और बाद में रोटी उसके साथ, हाँ रोटी नहीं है, के साथ सोती कुत्ते की बच गई उसे भी खा लो। अच्छा, कुत्ते के खाना वो भी खा लो, एक आध बासी रोटी पड़ी है तो वो देगी आके, जब वो भी मालकी नहीं देगी तो खाएगी वो। और उसको भाषा नहीं आ रही थी, तो ऐसे कर करके वो क्या कुछ कागज पे लिख रही थी जो हमको नहीं समझ आया, शायद वो नंबर लिखने की कोई कोशिश कर रही थी, वो नंबर भी नहीं हमको आया। सोच के देखिए कि क्या बीतती होगी। और वो बड़े पद पे उनके रिश्तेदार तैनात थे वहाँ पे, अधिकारी थे, हाँ, तो इसलिए वो कुछ नहीं हुआ उनका, कुछ नहीं हुआ ना। और मैं देख रही हूँ उस फोटो में कि एक महिला बेहद रो रही थी, बहुत ज़्यादा, पता नहीं उसने क्या क्या होते देखा उससे, तो मैं समझ गई थी इसने मुझे फ़ोन किया है। जो फोटो में अचानक आ गई, वो अखबार में छप गई थी वो फोटो भी, तो पता नहीं उसने क्या, उसका बिल्कुल एकदम घर सामने उस खिड़की के पड़ता है। तो अब क्या नहीं, एक बच्ची जाती है दिल्ली से मेरठ और होगी ऐसी, ये पता नहीं कम भी हो सकती है, क्योंकि कुछ नहीं था उसमें, बिल्कुल ऐसे दिख नहीं रही थी कि लड़की है। आंखें ऐसे करके बंद हो गई थी जैसे किसी ने बहुत मारा हो और वो सूजन हो जाए, नीला होकर बंद हो गई थी, दांत टूटे हुए थे, 6 पसलियां बंद थी, 6 पसलियां टूटी थी, बाल ऐसे थे साधु रखते जो कभी नहीं धुलते और कंघी जटाएं, वो इस तरह के हो गए थे, और हाथ दोनों टूटे हुए, जैसे मैंने उसका हाथ लगा के तो एकदम ऐसे हो गई, पर आंखें नहीं खुल रही थी। फिर
कोई वहाँ नर्स थी, उसने कहा मैडम इसकी तो 6 पसलियाँ भी टूटी हुई हैं, ये तो कोई मिनट की मेहमान है। ये क्या? मैंने बड़ा हंगामा उतारा। हालांकि हमारे एक मित्र का वो था हॉस्पिटल, बड़ा तू क्या कर रही है, तू क्या कर रही है? और मैं कहा तू क्या कर रहा है, तेरे हॉस्पिटल में इस लड़की को क्यों एडमिट कराया गया? तो तू मना करता कि मैं नहीं करूँगा ऐसे किसी काम को। बोले यार तू इस तरह की बात मत कर। मैंने कहा मैं करूँगी। मैंने थाने पे मैं रिपोर्ट नहीं लिखा सकी, लिखी नहीं कि मैडम बड़े लोग हैं। अधिकारी के हाँ नहीं, वो नेता थे बड़े। और दिल्ली से मेरठ क्यों गई? क्योंकि वो उनकी बहन थी जो लेके आई। दिल्ली में तो कहीं कुछ बवाल ना हो जाता। तो ये सारी यहाँ घटना भाई दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में हुई पीटा उसको दिल्ली में गया दिल्ली। था, उसके बाद मेरठ में भाई उसे है तो शायद मेरठ। सालों से पीटा जा रहा था। वो भी काम करने के लिए गई थी। हाँ, क्योंकि वो इस कदर बिल्कुल सूख कितनी सी हो गई थी, हाथ पे ऐसे चूड़े चूड़े गंदे गंदे से हो रहे थे, बूढ़ों से भी बुरे, बहुत मतलब जैसे पिटते 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 चोट लगते लगते और सख्त हो जा खाल, वो हालत थी उसकी। सोचिए, मैं वो अगर आपको घटनाओं की, मैं अखबारों की भी कटिंग भेज दूंगी तो आप दहल जाएंगी। बुरा हाल था, तो तब भी कुछ नहीं हुआ। ऐसे कितने मामलों में सजा मिलती है? आपने नहीं, मान लीजिए 90% आपने केसेस आपने सॉल्व किए हैं, तो कितनी सजाएं मिलती हैं? नहीं मिलती है। 1%। 1% ओनली। क्योंकि देखिए रेड लाइट एरिया में तो मैं मुकदमा नहीं लिखाती। मैं किस पे लिखाती हूँ? जैसे पति बेच गया, उस पर लिखाया। भाई ने बेच दिया, भाई नेग्लिजेंसी, भाई भी बेच भाई देता ने है। निकाल दिया घर से, तो वो कहीं भी जाए। और स्टेक होल्डर हर जगह है। रिक्शे वाले से कहा तो रिक्शे वाले ने छोड़ दिया वहाँ। ये तो जागरूक लोग जो उनके स्टेक होल्डर हैं, वो हमारा सूचना तंत्र भी है। मैंने फोन किया, दीदी ले जाओ लड़की, अभी चली जाएगी ऊपर तो फिर ना पाएगी। और सी बच्ची तो बच गई, उस पर लिखती हूँ मैं, ज़रूर लिखाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं लिखाती क्योंकि मुझे पता न्याय जैसी तो कोई चीज़ है नहीं। खामखा मैं और अपना काम छोड़ के वहाँ गवाही देती घूमती रहूँगी रोज़ थाने पे, हाँ वहाँ कोर्ट में हाजिरी देती रहूँगी, मैं नहीं पढ़ती। तो बहुत बहुत बुरे ऐसे हालात हैं, क्योंकि देखिए पहली जो लापरवाही है वो सरकार की है, क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं। लिख देने से, किसी मुद्दे को उछाल देने से कोई हल नहीं होता। अच्छा, ये जो रेड लाइट एरियाज होते हैं, हाँ, जहाँ आप लोग जाते हैं रेस्क्यू करने, तो क्या उसमें वैसी भी लड़कियां होती हैं जो अपने मन से जाती हैं? अरे क्या बात कर, ये सवाल हर कोई पूछता है, लेकिन ये समझ बड़ा एतराज है। कैसे आप उस गंदगी में रह सकती हैं कि जहाँ भैया बैठा इतनी सी चबूतरा बना हो, इस पे बैठ के स्टूल पड़ा हो, इस पे बैठ के उसको रोटी खानी है, और बाहरी किसी से मिलने जुलने पे नहीं वो तो मतलब ही नहीं है, वो तो मतलब ही नहीं है। और वहीं कोई कस्टमर अंदर से आएगा, वो यूज कंडोम फेंकेगा, वहीं आके वो बाथरूम करेगा, वहीं वो गुटखा थूकेगा और वो उठ भी नहीं सकता। मैंने कहा बेटा छींटे आ रही है तो नालायक है, तू इधर हो जा। तो उसने मालकिन को ऐसे देखा, शायद आंखों में क्या बात हुई, नहीं उठी, वो वही खा रही थी। सोचो आप, वहाँ कोई मर्जी से जाएगा 200 रुपये 300 रुपये के लिए? मर्जी से तो खड़ी है ना सड़कों पे, स्कॉट सर्विसेज बन के लाखों रुपए कमा रही है हर रोज। ये स्कॉट सर्विसेज वाला जो अभी आजकल जो बहुत ज्यादा ट्रेंड में आ गया है, उसमें क्या जो हॉस्टल की लड़कियां होती है, ऐसे मामले भी आपने देखे? देखिए, ये हर- सच है कि हॉस्टल देखिए- की लड़कियां भी आती हैं? देखिए अब पढ़ती हैं? ये मैं नहीं कह सकती वो हॉस्टल की पढ़ती तो सभी हैं, पढ़ने वाली, ये जॉब वाली भी है जो 10-15 हज़ार की जॉब कर रही हैं, तो और पैसा कमा लो, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड तो शूज क्या इनकी चाहिए। जान को खतरा नहीं होता? वो मर्जी की मालिक है, उनकी जान को क्या खतरा है? वो चाहे तो जाए, चाहे तो ना जाए, ये भी तो है कि कौन उनको। जैसे मैंने एक पुलिस वाले को कहा, गुड़गांव की बात है ये, मैंने कहा भैया आपके सामने ये खड़ी हैं लड़कियां, कभी तो टोक दिया करो, प्यार से ही टोक दो। बोले जी मुझे तो नौकरी बहुत प्यारी है, ये तो बच्चे हैं, कौन क्लाइंट निकल आया, मेरा कोई ऑफिसर निकल आया, इनका क्लाइंट कोई नेता निकल आया और मेरी यही दुर्दशा कर जाए, वो मैं नहीं पढ़ता हूँ चक्कर में। कोई कुछ ही करता रहो अपनी मर्जी से, बताइए क्या करेंगे आप? हम ट्रेड में बदल गए हैं, ये हिंदुस्तान एक यौन व्यापार में बदल गया है, जहां स्त्री देह की विमर्श नहीं होती, व्यापार किया जाता है उसके लिए। और उस व्यापार में ये विश्व का तीसरा सबसे ज्यादा धन देने वाला व्यवसाय बन गया है, इसमें कुछ नहीं लगता। एक बच्चे की जिंदगी, पर एक ये औरत धन की किसको जिंदगी। मिलता है? वही जो चलाता है, क्योंकि इनको तो नहीं मिलता, इनको तो भाई नहीं, 200। नहीं, वो क्यों खड़ी हो, वो तो एस्कॉर्ट सर्विसेज, वो इसमें आती नहीं, मैं सेक्स ट्रेड में मान ही नहीं रही। ये तो व्यवसाय तो ये बन गया है, स्कॉट। क्योंकि वो अपनी देह को इस्तेमाल कर, ओके। वो कुछ भी करें, कानून कहता है कि वो कुछ भी करें। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई है कि वो कोई मर्जी से अगर कोई स्त्री किसी के साथ करे, वो वेश्यावृत्ति नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है। वो तो सो मोटो लेके बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि भी नहीं। और कानून भी कहता है कि 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष
अगर सेक्सुअली इन्वॉल्व है एक जगह तो वो वेश्यावृत्ति है। सार्वजनिक स्थान पर कोई अश्लीलता कर रहा है वो वेश्यावृत्ति है। अच्छा, अगर आप जाते हो रेड लाइट एरियाज में जहाँ पे इन लोगों के कह सकते हैं कि चल रहा होता है, तो क्या ऐसा भी होता है? ये भी प्लेजर की बात कर, प्लेजर के लिए लोग कैसी कैसी चीजें कर देते हैं, बहुत ही दर्दनाक चीजें करते हैं लड़कियों के साथ। तो क्या ऐसा भी होता है कि एक से ज्यादा शख्स उसमें इन्वॉल्व होता है? ये भी होता है क्या? नहीं तो 15 से 20 कस्टमर नहीं होंगे तो रोटी कहाँ से मिलेगी एक साथ? ऐसा भी होता है क्या? नहीं तो क्योंकि उसे का नाम दे दिया जाएगा? नहीं, इसलिए नहीं कि उनके पास कोई कस्टमर्स की कमी थोड़ी है। बात करेंगे वो क्यों दो को इजाजत देंगी? उनके पास लड़कियों की कमी नहीं है तो क्यों करेंगे ऐसा बेहूदगी तो कोई नहीं करेगा। ऑक्सीटोसिन भी दिया जाता है। ऑक्सीटोसिन भी दिया जाता है। और ऑक्सीटोसिन इसलिए दिया जाता है कि और अगर इस दौरान कहीं कोई लड़की है, उसका निधन, उसकी मौत नहीं, देखिए ऑक्सीटोसिन से तो कोई लड़की नहीं, ऑक्सीटोसिन नहीं, जैसे अगर ये हो रहा है, आपका मैंने कहीं सुना था कि किसी लड़की को मिर्च पाउडर लगा के उसके साथ, क्योंकि वो उसकी चीख सुनने के लिए उसके साथ ये किया गया, तो शायद वो लड़की बहुत तड़प रही थी। वो चूने वाली भी आपने बताई थी, उसमें तड़प रही थी। के बाद कुछ नहीं होता, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, फिर मौत हो ऐसे दफना देते हैं कहीं भी कुछ नहीं होता, कोई है ही नहीं, कौन करेगा? ऐसे तो पता ही नहीं चलता होगा कि कितने हो गई। मुझे आज तक भी नहीं पता कितने साल। आपकी जानकारी में कोई ऐसा है कि आपने इसको देखा होगा, बाद में आपको पता चला इसकी तो मौत हो गई? हाँ, और ये चूने वाली तो मेरी आंखों के सामने मरी। इतना दर्द था, वो 5 मिनट में मर गई थी। जो झूला छाप डॉक्टर थी उसने मुझे कहा, वो नहीं जानती थी मैं कौन हूँ क्या हूँ, उसने सोचा इनमें से कोई होगी, तो उन्होंने कहा क्या पूछ रही हो कि क्या हुआ इसको, और तुम्हें नहीं मालूम? नहीं मुझे नहीं मालूम। और कभी बुझता हुआ चूना देखा है? मैंने कहा हाँ। पुलिस में उंगली डालती हो? मैंने कहा क्यों डालूंगी, जलना है? पुलिस के तो में डाला गया। और वो कैसे चिल्ला रही थी, मुश्किल से 2 मिनट चिल्लाई। उस वक्त भी उसके साथ हैवानियत होती रही थी? नहीं, हैवानियत तो कर ही नहीं सकते थे, वो खुद भी मर जाते। तो क्यों मार डाला था? वो उसकी चीखें सुनने के लिए? चीखें वो मान ही नहीं रही थी, तैयार नहीं हो रही थी, तो चूना डाल दिया। हाँ, तो दूसरी को तो सबक हो जाएगा। और जो नहीं करना चाहती हैं, जो जिद कर रही हैं कि हमें नहीं भेज दो, वापस कर दो हमें, तो उनको सबक हो जाएगा कि तुम्हारे साथ भी कली हो सकता है। तो बहुत बच्चों को मैंने से तिल मरते ऐसे कितने बच्चों को आपने, लड़कियों को आपने देखा है कि आपको पता चला इसकी तो मौत हो गई, आपके सामने अभी 2-3 दिन पहले आपने उससे मुलाकात की, ऐसे कितने मतलब हो गए आपको पता भी नहीं चला? दरअसल मैं मानती हूँ कि उनकी हो गई, लेकिन वो इस बात को नहीं मानते। हाँ ठीक है, वो तो नहीं मानेंगे, हाँ, लेकिन वास्तविकता तो होती है ना। वास्तविकता तो है, क्योंकि वो कहाँ भेज देंगे उनको? वही तो मैं जानना चाहती हूँ, मैं बार बार पूछती हूँ मुझे बता दो, तुमने कहीं मुंबई भेजा क्या, बाहर में भेज दिया क्या? पर नहीं बताती वो। तो मैं ये सोचती हूँ ना कि वो असल में एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होती है, उनके पास कोई अपना वजूद नहीं होता, अपनी कोई बात नहीं होती, वो उनका कोई कहने को अपना नहीं है, किसको कहें? इनके जो बच्चे होते हैं, फिर बच्चों का क्या होता है? जो बेटे लड़के हैं नहीं, बच्चा होता है, पहली बार तो बच्चा हो ही जा। नहीं, अभी तो ये सवाल नहीं है, कि हम बहुत बच्चे पढ़ा रहे होंगे, बहुत कामयाब भी हुए हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। उनके बच्चे? हाँ। तो फिर उनके बच्चों के साथ क्या होता है? मतलब बहुत सारी महिलाओं को बच्चे होते होंगे, फिर वो क्या करते हैं उनके बच्चे? वो पहली बार तो बच्चा हो ही जाने देते हैं, ताकि माँ तो माँ है, भाग ना सके, वो भागने की कोशिश भी ना करे। बच्चों को भी उसी के साथ रखते हैं, माँ के साथ ही रखते हैं? नहीं, दूर कर देते हैं, मिलने के लिए 200 रुपए देने पड़ेंगे। और कहाँ रखते हैं बच्चों को? अलग कहीं भी। तो उसके साथ तो बच्चों के साथ तो हैवानियत होती होगी बहुत, जब माँ का तो बहुत बड़ा रोल नहीं, देखिए लड़की है तो क्यों हैवानियत करेंगे, लड़की तो उनको आगे लानी है फिर। नहीं, बच्चों, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं तो दूर कर देते हैं। जब बच्चा आया तो बच्चा कहता है कि अब मुझे मत भेजना वहाँ पे, एक माँ, वो मामा है, खाना मांगो तो भी मारता है, मम्मी तेरी याद आती थी तो भी मारता था। वो 4 साल का बच्चा नहीं था जो ये बात कह रहा है। और अगर रात को मुझे तेरी बहुत याद आती थी तो मैं याद करके रोने लगूं तो भी मारता था। सोचो, बच्चों का भी जीवन बर्बाद हो जाता है। बच्चे उनकी अगली पीढ़ी है, बच्चों के जीवन तो बर्बाद नहीं करेंगे तो। पर लड़कों से इनको क्या फायदा होता होगा? नहीं, लड़के भी तो दलाल हैं, लड़के भी तो उनकी सब ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब पूरे कारोबार को ऐसे बढ़ाते हैं। अब तो खैर हमने उनको इतना मजबूर कर रखा है कि वो भेजते हैं अपने बच्चे पढ़ने के लिए। अच्छा, भेज देते हैं? हाँ, हॉस्टल में रखते हैं हम ऐसे नहीं करते। तो हॉस्टल में रखने देते हैं वो लोग? कौन लोग? वो लोग। हाँ, देखिए 33 साल एक बड़ा अरसा होता है, उन लोगों के साथ कोई मेरी दुश्मनी थोड़ी है।
मैं तो अपने इवेंट्स में बुलाती भी उन्हें। अगर मैं कोई ऐसा कार्यक्रम कर रही हूँ कि कुछ उनसे जुड़ा हुआ, तो उसमें मंच देती हूँ उनको। ऐसा नहीं है जो हेड होता है उनको बुलाती हैं आप? हाँ, हेड भी, कोई भी लड़की भी हो। और मैं ये मान लो हेड नहीं आ रही है, मैंने कहा तो किसी लड़की को भेज दे, बिठाती हूँ। दूसरे को किसी को एतराज है तो उतर जाओ, मुझे फर्क सुरक्षा नहीं के पड़ता। साथ भेजते होंगे उनको, या ऐसे ही? नहीं, मेरे लोग, मेरे वॉलंटियर्स बहुत हैं, बोले आते हैं। अच्छा, ठीक हाँ, है। ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैंने सुना उनका है कि- कार्यक्रम भी कराती हूँ कि भाई वो अपनी कला का प्रदर्शन करें, बड़ा सफल रहता है। अच्छा, संकल्प महोत्सव करके करते हैं। ओके ओके ओके। तो बड़ा वो रहता है उसमें, वो अपनी सब जो भी है। पर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें लग गया था थोड़े दिन बाद, 10-15 साल बाद, कि खाली रेस्क्यू से कुछ होने वाला नहीं है। होने वाला ये है कि इनके बच्चे इनको खुद कहें कि बस अब नहीं, अब चलो यहाँ से। तो आपने एक माँ और बेटी और हाँ, बेटे को भी मिलाया था हाँ, एक बार, वो भी बहुत हाँ, दर्दनाक कहानी थी। कैसे दोनों तो रो रहे थे तीनों? और बच्चे, जब एक बेटी अभी लेके गई है अपनी माँ को महाराष्ट्र। एक बेटी अपनी माँ को लेके गई है हाँ, यहाँ से, इस दलदल हाँ, से? हाँ, वो बैंक में पीओ हो गई। और देखिए, हमसे सबसे छुपा के उसने बैंक महाराष्ट्र कैडर लिया, एग्जाम दिए, पास हो गई। फिर एक दिन मुझे कहा, बड़ी माँ मैं पास हो गई हूँ और पीओ बन गई हूँ। आपको बड़ी माँ बोलती? हाँ। तो मैंने कहा, बेटा ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उतनी दूर क्यों? बोली, आप ही तो कहती हो, माँ को भी तो नानी से मिला ना। मैं रोने लगी। मैंने कहा, बेटा फिर मैं जाऊंगी, चल मैं नानी को बात करूँ। नहीं, मैं तो नानी के पास ही रह रही थी जब से ट्रेनिंग में थी। तो मैंने कहा, तूने बताया? बोले, हाँ मैंने बताया। मेरी माँ ने, वो जो मेरे पापा थे, मुझे पेट में मम्मी के छोड़ के चले गए, और फिर मम्मी ने झाड़ू पोछा करके मुझे पाला। मतलब उसकी वास्तविक नानी है वो? हाँ, वास्तविक। और ये कैसे, बताइए, वो महिला वहां तक कैसे पहुंची? पिता ने? प्रेमी लेके आ गया। प्रेमी ने किया, जो बाद में उस बच्ची का पिता बन गया? नहीं, बच्ची का पिता तो था ही नहीं, वो तो यहीं के किसी कस्टमर का बच्चा था। अच्छा, वो तो बेच के चला गया था। ओके। यही कस्टमर। लेकिन उसने यही कहा कि जिसके साथ मम्मी चली गई थी, फिर वो छोड़ के चला गया मम्मी को। तो मम्मी ने ऐसे किया, और अब मैं पढ़ लिख के कामयाब हो गई हूँ, तो मैं यहाँ लाई हूँ। नानी के पास रह रही है? तो माँ को भी ले गई। ले गई माँ को? माँ को ले गई। शादी हुई है उसकी मार्च में पिछली, मैं गई शादी में। तो उस पे भी, उसको भी निकालने में आप लोगों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी? हाँ, नहीं, माँ को क्यों, उसकी तो बेटी हाथ थाम के ले आई, हमको तो कहाँ जरूरत है। तो ये लोग, इन लोगों ने जाने दिया इनको? अब फिर नहीं रोकती है। इनमें तो इतना फर्क तो अब है, इतना तो है कि मैं खड़ी हूँ और मैंने कह दिया, भाई देखिए ये लड़की तो जाएगी, इसको तो छोड़ दो। अगर मतलब हो अगर कोई जाओ। फैमिली वाले जाते हैं और बोलते हाँ। हैं कि हमारी ये बेटी है, हमको ले हाँ। जाने देंगे? इसका मतलब कि पहले और आज की जनरेशन में थोड़ा तो हाँ। बदलाव देखने हाँ। को मिल रहा है, क्योंकि हाँ। पहले, क्योंकि मैं उतना सम्मान देती हूँ जितना मुझे देना चाहिए। जैसे मान लो वहाँ का एक, अब तो नहीं रहे, जिसने मेरा एक्सीडेंट किया, और फिर वो एक्सीडेंट के बाद मेरे घर आया, ये सब तो एतराज़ करने लगे कि इसको मत, बात मत करना इससे। मैंने कहा, चल बुला लो, कोई बात नहीं। आ गया मेरे पैरों के पास बैठ गया, बोले मुझे माफ़ कर दो। मैं हंस पड़ी। मैंने कहा, तूने कराया? बोले, मेरे पे एक मुकदमा लिखा दो तुम, मुझे जेल भिजवा दो, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा। मैंने कहा, चल तूने आगे पढ़ा तो शेर ने भी नहीं खाया, मैं तो इंसान हूँ, चल छोड़ दिया मैंने। मैंने कहा, मुझे तो पता था तूने किया। तो फिर उसने एक, वो दूसरे समुदाय से थे, उसने एक काला धागा निकाल के मुझसे कहा, ये बांध दो। मैंने कहा, इसका अर्थ समझता है? बोले, समझ जाऊँगा, कुछ तुम समझाना। और आप देखो कि उसके बाद भाई हमने हर साल उसको राखी बांधी। जो वहाँ पे उसने एक अपनी कीप रखी हुई थी, मैं उसको भाभी बुलाती हूँ आज भी, जबकि पहले मैं नाम लेती थी उसका, लेकिन अभी मैं उसको भाभी बुलाती हूँ। और अब वो नहीं रहा तो भी भाभी बुलाती हूँ, तो भी मैं ऐसे नहीं कि मैं नहीं कह रही हूँ। और हर साल उसने मुझसे आखिर तक राखी बंधवाई जब, और 30-35 लड़कियाँ भी निकलवाई। 30-35 लड़कियां उसके हेल्प से? आप उसकी हेल्प से कर ली। आखिरी यह सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि पहले और अब के मुकाबले आपको कितने चेंजेस नजर आए इस पूरे क्या बोलूं मैं, ये जो कारोबार चल रहा है और ये जो रेड लाइट में जो बच्चों के साथ हो रहा है, इसका अच्छा खासे ये लोग कर रहे हैं, तो कैसे, कितना बदलाव अब आप देखती हैं? देखिए, बदलाव ये है कि उनकी स्थिति और ख़राब हो गई है रेड लाइट एरिया वाली की, क्योंकि अब कोई वहाँ मनोरंजन के लिए तो जाता नहीं, जिसके पास पैसा है वो अच्छी जगह जाएगा। तो अभी तो उनकी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई है। 200-250 रुपये दे के जो आदमी यहाँ अपनी मतलब तृष्णा को संतुष्ट करने आएगा,
वो हर जाति करता है, बर्बरता ज्यादा हो गई है और बहुत ही बुरे हाल के लोग आने लगे। इनके कभी कपड़ों से पास आ रही है, कभी ज़िंदगी में दांत नहीं मांजे होंगे, हाथ गंदे हैं, पेंट करके आया ऐसे ही आ गया है, तो कुछ भी कैसे भी हालात में लोग आते हैं। और जो स्वेच्छा से हैं उनके और रेट बढ़ गए हैं, क्योंकि अब स्पा, मसाज पार्लर, होटल्स, सब जगह ये सब चल रहा है, हर जगह। आए दिन देखिए आपके मसाज पार्लर्स में, और मैंने तो तय कर रखा अपने शहर में तो एक भी स्पा और मसाज रहने नहीं, हर स्पा फांसी लग जाए मुझे मसाज कोई फर्क पार्लर नहीं में पड़ता। यही होता है। हाँ, ज़्यादातर हर दिन लड़कियां पकड़ी जा रही हैं, हर दिन औरतें पकड़ी जा रही हैं सड़कों किनारे। मेरा छोटा सा शहर अब तो बड़ा हो रहा है, लेकिन है तो कस्बाई मानसिकता का। और दिल्ली बस अड्डे के सामने लड़कियां खड़ी हैं, औरतें खड़ी हैं, मुंह पे कपड़ा बांध के खड़ी, पता ये वो है तो ये। और वो अच्छे घरों, मतलब अच्छे इन द सेंस की नॉर्मल घर की, लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज की औरतें हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा मनी के लिए वो यहाँ आ रहे हैं। अच्छा, अब एक सवाल इसी से मेरे जहन में आया कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि कई ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत संपन्न परिवार से भी होती हैं, और वो अपने प्लेजर के लिए, जैसे वो अपने प्लेजर के लिए छोटे लड़कों को ढूंढती है। क्या ये सच है? बिल्कुल। और ऐसा दिल्ली एनसीआर में बहुत धड़ल्ले से चल रहा है, बहुत चल रहा है कि वो पति व्यस्त हैं या पति अधिकारी हैं, ऐसा भी हो रहा है। अधिकारी भी हैं, व्यस्त भी हैं, दूर भी हैं, तो वो इनका इसी में सेटिस्फेक्शन है कि एक नया लड़का हमारे पास आ रहा है, इसका मतलब हमें तो अभी बहुत पोटेंशियल है। और उसके अच्छे खासे पैसे दिए जाते हैं लड़कों को, 25-30 हज़ार से शुरू होता है। और स्वैपिंग वाला जो एक वाइफ स्वैपिंग, वो क्या है? ये बहुत इतना विभत्स रूप है, ये हमारी पूरी संस्कृति, सभ्यता, हर चीज को ध्वस्त कर गया। कि अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग, वो हर सैटरडे संडे ये वाइफ स्वैपिंग का खेल खेलेंगे। मतलब वाइफ स्वैपिंग मतलब एक चाबी गाड़ी की सबकी होंगी। हाँ। एक ट्रे रखी जाएगी, उसमें सब लोग अपनी चाबी छोड़ देंगे, उसके बाद लाइट 1 सेकंड के लिए बंद, फिर जिसने जिसकी चाबी उठा ली उसकी बीवी उसकी, या चाबी मान लो तुम्हारी चाबी मेरे पास आई। तो ये क्या कहाँ होता है ये? मतलब ये उनकी अपनी जगह है, जो बहुत महंगी जगह है, जिसमें नहीं कोई एंट्री नहीं, आसान नहीं है, आसान नहीं। तो 1-1.5 लाख रुपए तो उनकी वही है फीस। तो ये कहाँ होता है? उनकी अपनी जगहों में, क्लब्स वगैरह में होता है। हाँ, ऐसे कुछ क्लब्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी क्योंकि मैंने सुना था कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर में, मैंने सुना था कि कुछ सेक्टर में लोग जो हैं वो अपनी वाइफ के साथ स्वैपिंग करते हैं। तो क्या ये सच है? बिल्कुल, बहुत जगह हो रहा है, बहुत जगह। और वाइफ को कोई आपत्ति नहीं होती है ना, तभी तो मुझे पता लगा। वो आई मेरे पास महिला, बड़ा प्यारी सी बच्ची थी, वो वैसे 27-28 साल की होगी, और उसका 2-2.5 साल का एक बेटा था। उसने कहा मुझे मेरे साथ बहुत ज्यादती हो रही है। वाइफ ने कहा? हाँ। मैंने कहा क्या? तो जो उसने बताया मैं शॉक रही। मैंने कहा इतना बड़ा क्या कह रही हो तुम भाई, इतने बड़े घर की बहू हो, ऐसे कैसे? बोली नहीं, वो हर दिन मेरे साथ, मतलब हर सैटरडे को मुझे अजीब सा होने लगता है कि अब क्या होगा मेरे साथ। तो मैंने कहा तुम शिकायत करो अपने घर वालों से। बोली घर वालों के लिए तो इससे अच्छा कोई दामाद नहीं है, ये तो एकदम संस्कारी राम है। तो बताएगी तब तो पता चलेगा। तो मैंने कहा बोले नहीं, तो ये तो कर इनका तय है। तय क्या है? मान लो कोई महिला, हर महिला चाहती है कि मैं इससे निकलूं, कोई महिला विरोध की लगेगा उन्हें, तो आज रात जिस मर्द के साथ है वो, सपोज करो वो पुलिस में, मैंने कहा चलो तुम पुलिस में, मैं चलती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। तो उसने कहा मैडम जैसे ही मैं पहुंचूंगी ना, तो स्वाभाविक उनको फोन जाएगा, बड़े लोग हैं, फोन तो उन्हें जाएगा, इसी लेवल के लोग हैं वो। हाँ, इसी लेवल के लोग हैं। तो उनको फोन जाएगा, तो फोन में मेरे पति तो आएंगे ही आएंगे, वो भी आएगा जो कल रात में जिसकी बिस्तर पे थी, और वो आगे गएगा कह रही क्या करा तुमने, इसके सामने खुल गई थी हमारी ये दोस्ती की बात, तो कोई बात नहीं, मैंने इससे माफी मांग ली तेरे पति से, अरे चलो आगे नहीं मिलेंगे, थाने तक आने की क्या। ये एस्टेब्लिश कर देगा कि मेरा इसका संबंध है, ये कोई वाइफ स्वैपिंग नहीं है, ये अपनी मर्जी से मेरे साथ आके सोती है। उसके कैरेक्टर को खराब कर देगा, तो कैसे बोले। और ये बड़ी संख्या में हो रहा है। और सबसे ज्यादा ये कहाँ, किस शहर में हो रहा है? देखिए अब तो मेट्रो सिटीज हैं सभी, कोई कमी नहीं है, पैसा लोगों के पास है। 2 वर्ग में बढ़ गए, एक वो जिनके पास बिल्कुल नहीं है, वो ज्यादा सही जा रहे हैं, और एक वो कि जिनके पास बहुत है, वो उसको कैसे भी यूज करो बस। और ऐसे में सब में मिडिल क्लास पिस रहा है, क्योंकि उसके सामने अपने इज्जत, अपनी संस्कृति, सब चीज के मायने हैं, और उन मायने को निभाते निभाते वो गल रहा है बस।
ये सोचो। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी में क्या आप हमारी बच्चियों को और जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं उनको कोई संदेश मैं देना एक तो चाहूंगी? बिल्कुल, एक तो मैं ये जरूर कहूंगी कि ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प है, आप इसे अच्छे से देखें। देखिए ऐसे है, ऐसे अंगूठा अगर करेंगे, और ये आप सिग्नल अपने आसपास में भी, अपने अड़ोस पड़ोस में भी, बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी सिखाएं कि मान लो एक बच्चा अगर ये कर रहा है, उसको समझ आ गया, एक बच्चे को बचाया है अभी ऐसे ही, उसने पॉडकास्ट देख के उस बच्ची ने मदद मांगी, तो वो अगर ऐसे कर रहा है तो सामने वाले बड़े आदमी को पता होना चाहिए कि ये तो मुझसे मदद मांग रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप एक से ये माउथ टू माउथ फैलाएं कि आप अपने घर में हैं, 4 प्राणी हैं, चारों को बताएं कि कोई ऐसे करे तो आप जरूर बताना। वो चारों से कहें कि आप अपने आसपास इसका में, मतलब ये है हेल्प। हेल्प ग्लोबल सिग्नल है, पूरे विश्व भर में यूज होता है सिवाय हिंदुस्तान को छोड़ के। ओके, अभी तो हम इसे बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप इसको कर रहे हैं कॉलेजेस में भी कर रहे हैं, पश्चिम पोस्टर पम्फलेट्स भी बांट रहे हैं इसके लिए, और आगे भी जैसे हमारे पास कुछ फंड्स अरेंज होंगे तो लगाएंगे भी जगह जगह। पर ये बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी मैं चलते चलते एक छोटी सी घटना बताती हूँ कि एक बच्ची ने इस तरह करके मदद मांगी। ओके, हाँ, मतलब बच्ची देख रही बच्ची देख, और पड़ोस की छत पे एक नई ब्याही बहू थी, उसको रोज करती थी, तो उसने सोचा ये मुझे बुला रही है। एक दिन वो पास को गई, बीच में गली थी, और उसने पूछा बेटा रोज बुलाती हूँ, मैं भी आ नहीं सकती, अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, तुम आ जाया करो मेरे पास खेलने। उसने कहा नहीं, ये तो मैं हेल्प मांग रही हूँ आपसे, एक आंटी फोन में बताती है, तो मैं इसलिए हेल्प मांग रही हूँ। मैंने, उसने बोला बताओ, तो बोली कि वो मेरे पापा प्यार करते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है। सोचिए आप, वो सैल्यूट है उस महिला को। वो उसने कहा बेटा तू नीचे आ जा, मैं भी आ रही हूँ। उसने नहीं सोचा तेरी गृहस्थी आज बर्बाद हो जाएगी, अभी शादी हुई है, 10-15 दिन शायद शादी को हुए थे। उसे लेके सीधे भागी थाने, और लिखा है उसने जम की रिपोर्ट। उसके खुद के पिता थे? खुद के पिता। माँ तो चली जाती थी, स्कूल में पढ़ाती थी। शराब के नशे में? ना सब ठीक, वही दुकान करते थे घर में, और कहते थे सभी के पापा ऐसे करते हैं। वो भी कह रही थी पापा तो बताते हैं सभी के पापा ऐसे करते हैं, थोड़े दिन दर्द होगा फिर नहीं होने का। तो मैं दोनों एहसास हुई मुझे। ये थोड़ा खुशी कभी हुआ कि बच्चे अगर देख रहे हैं तो सीख रहे हैं कि हम ऐसे मांग सकते हैं। दुख भी हुआ कि हम इतने गिर गए हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समाज, ये बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जितनी भी जानकारी आपने दी, कुछ तो हैरत करने वाली है, कुछ तो कल्पना से परे है कि ये भी हो सकता है आज की दुनिया में, ये भी होता है हमारे समाज में। जिस देश को संस्कृति और संस्कार के नाम से जाना जाता था, उस देश में आज ऐसे ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं कि लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि आज हो क्या रहा है। और सही मायने में अगर हम बोले तो यही कलयुग है, कलयुग जो कि सब कुछ खत्म कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारी खास मेहमान का, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ हमारे इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। लेकिन यदि आपका कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट जरूर करें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके तमाम सवालों का, आपकी किसी भी परेशानी का हम हल जरूर करें। लेकिन बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।